बहुत बहुत नमस्कार आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है बलराम संदेश के आज 29वें वेबिनार में। मैं सौरभ शंकर दुबे आपका होस्ट हूं इस समय बलराम संदेश से। और आज हम लोग 29वां वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप जो पहले से हम हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनको विगत सभी वेबिनार्स की जानकारी होगी, और जो नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनके लिए भी कि ये हम लोगों का एक सतत प्रयास रहा है कि नवाचार से संबंधित, कृषि की महत्वपूर्ण फसलों से संबंधित जिसमें जैविक हैं, जैविक के आयाम हैं, उन सभी को समाहित करते हुए हम लोग किसानों के बीच, किसानों के लिए और किसानों के द्वारा उनके समक्ष अपने नवाचार के नए वैज्ञानिक हमारे जो सहयोगी गण हैं उनके महत्वपूर्ण फसल के जो आयाम हैं उनको पहुंचाते रहें। उसी श्रृंखला के स्वरूप में हमने एक रवि श्रृंखला का समापन अभी किया है, क्योंकि अब जायद का समय शुरू हो रहा है जो कि समर क्रॉप के लिए माना जाता है, समर के लिए माना जाता है। आज से हम उसकी शुरुआत महत्वपूर्ण दलहन फसल मूंग और उड़द से कर रहे हैं। जैसा कि 2020 के हमारे पास डाटा अभी अवेलेबल है, उसके हिसाब से 30.48 लाख हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन लिया गया। वैसे ही उड़द का 35.53 लाख हेक्टेयर में उत्पादन किया गया है। मूंग और उड़द बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती हैं अपने आप में, जिनमें फाइबर और आयरन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत से कृषक इसको ग्रीन मैन्योर के लिए भी उपयोग करते हैं अपने खेतों में, और इसका बहुतायत में जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और यूपी, और लगभग ये मान के चलिए कि बहुत बड़े राज्यों, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसी के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। अब मैं इसके लिए हमारे बलराम संदेश के लिए और डॉक्टर साहब के परिचय के लिए हमारे बीच हमारी संस्था के बलराम संदेश के जो मेंटोर हैं, हमारे मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र प्यासी साहब सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कि सर कृपया कर उनका परिचय दें और संस्था के बारे में बताएं। हैंड ओवर टू यू डॉक्टर प्यासी सर। ओके, धन्यवाद सौरभ जी। निश्चित रूप से बहुप्रतीक्षित वेबिनार है हमारा आज का, और मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर आदित्य प्रताप जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। सर्वप्रथम जैसा मुझे आदेशित किया गया है कि सर्वप्रथम मैं जो है अपनी संस्था का परिचय बताऊं। संस्था बलराम संदेश की स्थापना 2015 में हमारे प्रगतिशील किसानों और वैज्ञानिकों के सहयोग से हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे जो मूल दायित्व हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत पठन पाठन और अनुसंधान के अलावा किसानों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम ये चाहते हैं कि हम जो अनुसंधान की गतिविधियां हैं उनको हमारे किसानों तक शीघ्र अतिशीघ्र कैसे पहुंचा सकें। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने विचार किया, हम लोगों ने सोचा और बलराम संदेश कृषि ज्ञान की एक परिपाटी को शुरू किया, जो कि हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से वर्तमान में संचालित है। और विगत 5-6 सालों से हम लगातार इस सतत प्रयास करते रहे हैं कि हम किसानों तक हमारे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र हैं CGIAR सिस्टम के, साथ ही साथ जो हमारे जो है ICAR के भारतीय जो है फसल विशेष के अनुसंधान केंद्र हैं, उनके द्वारा जो है जो भी जानकारी आम किसानों के लिए जो भी प्रजातियों का निर्माण होता है या विकास किया जाता है, साथ ही साथ अनुसंधान से संबंधित या जो है प्रजातियों के उत्पादन तकनीकी से संबंधित जो भी जानकारियां किसानों के लिए साझा की जाती है, उनको शीघ्र अतिशीघ्र किसानों तक पहुंचाया कैसे जाए। तो जो है इन जानकारियों को जो है किसानों तक पहुंचाने, साथ ही साथ हमारे जो है कृषि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो सतत अनुसंधान हो रहे हैं उनकी जानकारियां, उनके नवीन अनुसंधान की जानकारियां, नवाचार की जानकारियां, विभिन्न भारत सरकार के अखिल भारतीय अनुसंधान के द्वारा जो जानकारियां उपलब्ध होती हैं,
साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा जो है देश के विभिन्न राज्यों में हमारे भारत सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। तो मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के कृषि विज्ञान केंद्रों में क्या चल रहा है, कौन कौन सी जानकारियां जो है किसानों के लिए जो है लाभदायक हो सकती हैं, साथ ही साथ हमारे जो है एनजीओ में जो अनुसंधान और जो है विकास के काम चल रहे हैं, तो उन सभी जानकारियों को आम किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई थी। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पयासी वैज्ञानिक हूँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में संचालित अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना में, और साथ ही साथ सीड हब परियोजना एवं जो है नेटवर्क परियोजना अलसी का। तो कुल मिला के मैं अलसी का जो है वैज्ञानिक हूँ, और साथ ही साथ विगत वर्षों से प्रजनक बीज उत्पादन में भी विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। तो ये संस्था और ये हमारा परिचय हुआ। अब मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर आदित्य प्रताप जी, उनके विषय में कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। जैसे कि जितनी की मुझे जानकारी है, डॉक्टर आदित्य प्रताप साहब से विगत कई वर्षों से परिचित हूँ, और हमारे बलराम संदेश कृषि जानकारी संग्रह के प्रमुख जो है सदस्य भी हैं। आदरणीय आदित्य प्रताप जी जो है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र के में जो है प्रमुख वैज्ञानिक पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी के हैं, एवं फसल सुधार विभाग में जो है कार्यरत हैं। इन्होंने मूंग उड़द के अलावा गेहूं, टिटिकेल, राई, सरसों एवं चना के फसल सुधार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब तक 13 से अधिक प्रजातियों के योगदान में प्रजातियों के रिलीज में डॉक्टर आदित्य प्रताप जी का योगदान है, जिनमें की 9 मूंग की प्रजातियां हैं, 3 राई एवं सरसों की प्रजातियां हैं, एक गेहूं की प्रजातियां हैं। विश्व की सबसे कम दिन की जो प्रजाति है मूंग की, विराट, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, और आप सबकी अपेक्षा है कि उसका बीज शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों तक उपलब्ध हो। बहुत सारे हमारे सम्मानित किसानों के पास उसका बीज पहले से उपलब्ध हो चुका है। जिनके पास नहीं है वो सब चाहत रखते हैं कि इस प्रजाति का बीज हमें उपलब्ध हो। तो आप उसके अभिजनक हैं, उस प्रजाति के आप निर्माता हैं। तो आपसे बेहतर किसी भी मूंग की प्रजाति में अभी वर्तमान में जो भी प्रजातियां हमारे प्रदेश के लिए या देश के विभिन्न राज्यों के लिए विकसित हुई हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर आदित्य प्रताप जी का उसमें मार्गदर्शन, सहयोग एवं इनका नेतृत्व रहा है। आप बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परियोजना में आपने काम किया है, जिसमें दलहन विकास महत्वपूर्ण है। 170 से ज्यादा रिसर्च शोध पत्र आपने प्रकाशित हुए हैं आपके, और 6 से ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों को संकलित किया है आपने, एडिटेड किया है। आपका जो वर्तमान में जो फसल सुधार का कार्यक्रम है वह बायोटेक्नोलॉजी आधारित है। बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न विधियों का उपयोग करके फसलों में सुधार कर नई प्रजातियों का विकास में आप वर्तमान में संलग्न हैं। आप रेसिपिएंट हैं, आपको जो है नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान एवं तकनीकी फेलोशिप के आप प्राप्त करता हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के आप रेसिपिएंट हैं। तो इतने सारे, और हम बलराम संदेश स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है कि आज हमारे बीच में जो है इस फसल के वर्तमान में देश के जितना मैं समझता और जानता हूं, तो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक से मुखातिब हो रहे हैं हमारे किसान। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सीधे जो है आपको जिन प्रजातियों की आप मांग करते हैं, जिन प्रजातियों के विषय में आप जानना चाहते हैं, उसकी उत्पादन तकनीकी, उसकी विशेषताओं को जानना चाहते हैं, वो उन सब के लिए आज उसके क्या, जैसा कि आप विदित हो कि एक पिता ही अपने बच्चे के प्रति सर्वाधिक स्पष्ट रूप से उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयों को जानता है।
तो आप अभिजनक हैं इन सभी प्रजातियों के, जिनकी आज के समय में मांग है, आज के समय में जिनको हर किसान लगाना चाहता है। तो मैं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर आदित्य प्रताप जी का, कि वो आप सबको संबोधित करें और हमारे किसानों को मूंग एवं उड़द की नई प्रजातियों के साथ साथ उनके गुणधर्म एवं उत्पादन तकनीकी, साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ हमारे किसान कैसे कर सके। जैसा कि विगत वर्षों में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में मूंग और उड़द के उत्पादन में क्रांति आई है, और हमारा जो जहाँ जो हमारा होशंगाबाद का जिला है, मालवा का जिला है और अन्य जिले हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने पे आज वर्तमान में जो है मूंग की जो है खेती हो रही है। मूंग की खेती के साथ साथ हम उड़द की खेती को कैसे कर सकें, और क्योंकि मुख्य रूप से उड़द की खेती में ये देखा गया है कि यह जो है हमारे दक्षिण भारत के लिए गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। हमारे किसान भी, मैं बताना चाहूंगा आदरणीय आदित्य प्रताप जी को, कि हमारे किसान भी उड़द की खेती करना चाहते हैं और समर में, तो समर में हमारे किसान के किन महत्वपूर्ण सुझावों को आपके करते हुए रूप से आर्थिक लाभ समृद्धशाली शब्दों के मैं आमंत्रित करता हूं आज मुख्य वक्ता आदरणीय प्रताप जी को। आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद डॉक्टर पायसी जी, और मेरे सभी प्रिय साथियों, सौरभ जी हैं, शायद शुभम कुलश्रेष्ठ जी हैं, और बहुत सारे नाम मैं आज देख पा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज मुझे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पायसी जी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है सर। ओके। आप सबने मुझे आज आमंत्रित किया और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस कार्य के लिए हम यह जॉब करते हैं या रिसर्च करते हैं या शोध करते हैं, उसके जो कुल मिलाकर के लास्ट में रेसिपिएंट्स हैं या जो उसके पात्र हैं, वो किसान भाई हैं, किसान लोग हैं, और उनसे सीधा सीधा मिलने का जो अवसर है मुझे आज बलराम संदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस सब के लिए मैं आप सभी का और विशेषकर डॉक्टर पायसी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर पायसी जी ने अभी बड़े विस्तार से, कुछ ज्यादा विस्तार से मेरे बारे में बताया। मुझे लगता है कि उस सब की उतनी आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा विषय है मूंग और उड़द की उन्नत खेती, तो इसमें जो रूटीन चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम ये मान सकते हैं कि वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, किसान की जिंदगी में आती हैं, उन सबको छोड़ करके मैं बहुत सारे विषयों पर आज परिचर्चा करूंगा और यह प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि आपके मन में उगने वाले सभी प्रश्न, चाहे वो मूंग की खेती से संबंधित हो, चाहे वो उड़द की खेती से संबंधित हो, उसका मैं समाधान कर पाऊं। साथ ही साथ मेरा एक विशेष प्रयास आज ये रहेगा, क्योंकि आप में से मैं बहुत सारे नाम यहाँ पे ऐसे देख पा रहा हूँ जिनसे मुझे कभी ना कभी फोन कॉल आई है, और अक्सर जो फोन कॉल आती है उसमें दो तीन समस्याएं मुख्य रूप से रहती हैं। एक तो बीमारी या रोग से संबंधित रहती है अक्सर, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो बीज की उपलब्धता और बीज से संबंधित रहती है। तो मैं इस तरह की समस्या से भली भांति वाकिफ हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी प्रक्षेत्र में किसानों के खेतों में अपनी वैरायटीज लगवाते हैं या प्रक्षेत्र भ्रमण करते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहां पे भी अक्सर इस तरह की समस्याएं जो है किसानों की कॉमन रहती हैं। तो वो सब हमारे पास हैं, और मैं कोशिश ही करूंगा कि मैं आपको लगभग आधे घंटे के समय में जिसमें बोलूंगा, उसके पश्चात हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे। तो आधे घंटे के समय में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी इस बारे में दे पाए। मुख्य रूप से जो बिंदु हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे इस सेमिनार के माध्यम से, उसमें निश्चित रूप से एक अच्छी फसल कैसे लें उसके बारे में तो परिचर्चा रहेगी ही। साथ ही साथ जो विभिन्न राज्य हैं जहां जहां हम लोग मूंग उगाते हैं, वहां पे जायद का मौसम, या जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु अथवा वसंत ऋतु, क्योंकि अभी यह मौसम चल रही है, तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां किस राज्य के लिए संस्तुत की गई हैं, उनका बीज कैसे प्राप्त करें, कैसे उसको लगाएं।
रोग एक बहुत बड़ी समस्या है जो अक्सर सभी किसानों को परेशान करती है कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हानिकारक कीटों के बारे में बात करेंगे। एग्रोनॉमी या उत्पादन तकनीक, इसके बारे में भी विस्तार से परिचर्चा करेंगे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में अक्सर परिचर्चा छूट जाती है वो है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग या कटाई उपरांत जो प्रबंधन फसल का होता है। क्योंकि आप सब मेरी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे कि कटाई उपरांत प्रबंधन आज के समय में बहुत आवश्यक है, और कितनी अच्छी तरह से हम फसल का अपना प्रबंधन कर पाते हैं उस पे जो फसल का मूल्य है वो बहुत कुछ निर्भर करने लगा है। इसके अलावा हम बीज दर के बारे में, क्रय विक्रय के बारे में और वातावरण या मौसम के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। तो ये हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे जिसके बारे में मैं आपसे परिचर्चा करूंगा। और उसके पश्चात फिर हम लोग कुछ प्रश्न हम लेंगे जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्रश्न है उनका समाधान अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए। आज हम जो परिचर्चा करने यहाँ बैठे हैं वो विशेष रूप से, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जायद के मौसम की है, जिसमें कि स्प्रिंग और समर यानी कि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इन दो के बारे में हम मुख्य रूप से परिचर्चा करेंगे। और खरीफ की ऋतु के बारे में जब खरीफ का मौसम आएगा तब हम विशेष रूप से बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जायद मूंग और जायद उर्द या फिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु में होने वाली मूंग और उर्द, उनके बारे में हम आज एक अलग से परिचर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से इस बात को कि मूंग और उर्द ये दो ऐसी फसलें हैं जो विग्ना ग्रुप की फसलें हैं, या जिनको हम एशियाटिक विग्ना भी कहते हैं। क्योंकि विग्ना में मुख्य रूप से दो ग्रुप्स हैं। एक इसमें एशियाटिक ग्रुप है जिसमें लगभग 7 कल्टीवेटेड या उगाई जाने वाली फसलें आती हैं, और 3 जो हैं वो अफ्रीकन विग्ना है। यानी कि मुख्य रूप से जो विग्ना ग्रुप की फसलों का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो भारत है, हिंदुस्तान है, और ये हमारी देसी फसलें इसको आप कह सकते हैं, या इंडिजिनस क्रॉप इसको आप कह सकते हैं, वो है। इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत ही अल्प अवधि की। मूंग की बात आप करें तो मूंग तो बहुत ही अल्प अवधि की है। अब तो हमने इस तरह की प्रजातियां हम वैज्ञानिक लोगों ने विकसित की हैं कि जो 50-52 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। विराट के बारे में अभी डॉक्टर पायसी ने जिक्र किया ही था कि वो संसार की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति है। उसके अलावा अभी एक नई प्रजाति हमने उत्तर प्रदेश में रिलीज की है जिसका नाम है हीरा या IPM 409-4, वो बहुत जल्दी पकती है। तो यानी कि पहले, अब से अगर आप 7-8 साल पहले, 9 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो जो मूंग की पकने की अवधि होती थी वो लगभग 80 दिन की होती थी, 75 से 80 दिन, 85 दिन की होती थी। आज अगर आप अपने प्रक्षेत्र को देखें, खेत को देखें, तो ज्यादातर फसल जो मूंग की है वह 65 से 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और अगर आप इस तरह की वैरायटी ले रहे हैं, प्रजाति ले रहे हैं जो जल्दी पकती है, तो वो तो लगभग 55 से 60 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसी तरह से उर्द में भी लगभग 20 दिन का एक जो ड्यूरेशन है वो कम हुई है उर्द की। और उर्द की फसल भी जो पहले लगभग 90 से 100 दिन में पक करके तैयार होती थी, अब वह 75 दिन से लेकर के 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और इसका एक जो सीधा परिणाम हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि जब हम गेहूं की जो रबी की फसलें होती हैं जिसमें मुख्य रूप से गेहूं है, सरसों है, चना है, आलू है, तो जब इस तरह की फसलें, मटर है, तो जब इस तरह की फसलें हम अपने खेत से निकाल लेते हैं और अगली फसल मुख्य रूप से जब हम धान की लगाते हैं या फिर कोई भी खरीफ की बुआई करते हैं, तो उसके बीच में लगभग 60 से 70 दिन, 75 दिन का हमें गैप मिलता है, जिसको हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि फरवरी अंत से शुरू होकर के और जून के प्रथम सप्ताह या जून के मध्य सप्ताह तक वो एक गैप मिलता है, जिसमें कि अक्सर खेत या तो पड़ते रहते थे या फिर हमारे पास जो फसलों की चॉइस थी वो इस तरह से थी जिसमें कि मक्का था जिसमें बहुत ज्यादा इनपुट्स की जरूरत है, पानी की जरूरत है, या फिर कुकर बिट्स थे जिसमें लोग लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज इस तरह की फसलें लगाते थे, या वेजिटेबल्स थी। और ये सारी फसलें इस तरह की हैं जिसमें कि अक्सर पानी की जरूरत पड़ती है, और ग्रीष्म ऋतु में पानी की वैसे भी अक्सर कमी रहती है। सिंचाई का पानी पर्याप्त, पीने के लिए पानी बहुत जगह पे नहीं मिल पाता, तो सिंचाई की तो बात आप भूल ही जाइए, तो पानी की अक्सर एक बहुत कमी रहती है। तो पिछले कुछ दिनों से जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं वो ट्रेंड ये है कि विशेष करके मध्य भारत में, जिसमें पूरा ही पूरा आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का एरिया, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य राज्य जिसमें आपका कुछ हिस्सा पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का और कर्नाटक का ऐसा है जहां पे कि मुख्य रूप से लोगों ने
वसंत और ग्रीष्म ऋतु की फसल को लेना शुरू किया है। दक्षिण भारत में इसी तरह से अगर आप जाएं तो पूरा पेनिनसुलर इंडिया में, फिर आपका उड़ीसा के बहुत सारे हिस्से में, तमिलनाडु, कर्नाटक, और अब तो यहाँ तक कि केरल के जो काली मिर्च के बागान हैं या स्पाइसेस के जो ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें भी मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है जिसमें लोग मूंग की फसल को एक अंतर फसली रूप में लेना चाहते हैं। जहां पे जल्दी खेत खाली होते हैं, जैसे विशेष करके आलू के खेत खाली होते हैं या रेपसीड मस्टर्ड जिसको हम सरसों राई बोलते हैं, उसके खेत खाली जल्दी होते हैं, तो वहां पे लोग उड़द लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे अक्सर 15 से 20 फरवरी के आसपास खेत खाली होने शुरू हो जाते हैं और लगभग 80 दिन का गैप मिलता है जिसमें उड़द बहुत अच्छी तरह से फिट होती है। तो इसको देखते हुए अभी पिछले 2-3 सालों में एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें कि मूंग और उड़द वो ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि डेटा रिपोर्टिंग इसका बहुत वेरिएबल है, अलग अलग है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि डेटा इसकी जो है वो बड़ा ऑथेंटिक डेटा समर स्प्रिंग का नहीं आता है। इसी तरह से अन्य राज्यों का भी है, लेकिन जो हमारा पर्सनल एक अनुभव है, अपना एक एक्सपीरियंस है, उससे हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी से इसमें बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में आपका जितना भी जो कैचमेंट एरिया है, विशेष करके हरदा जिला है, होशंगाबाद जिला है, और इवन इंदौर का बहुत सारा एरिया इस तरह का है, जहाँ पे आप में से बहुत सारे किसान मध्य प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश से मुझे सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे ज्यादा फोन कॉल्स मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान से ही आते हैं, तो वहां पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर हम आज ये देखें तो जो हमारा अपना एक एस्टिमेट है, उसके हिसाब से लगभग 12 से 14 लाख हेक्टेयर एरिया क्षेत्रफल जो है वो मूंग का वो जायद में यानी कि वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। तो ये एक हमारा ऐसा एस्टिमेट है, क्योंकि जब हम इसको पिछले दशक से तुलना करते हैं तो ये लगभग 8 से 9 लाख हेक्टेयर एरिया हुआ करता था। तो अगर ये एक दशक के अंदर ही लगभग इसमें 40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, तो एक बहुत बड़ी वृद्धि है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह मौसम ऐसा होता है जिसको हम एश्योर्ड मौसम बोलते हैं। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग की समस्या नहीं होती, जलन बीमारियां कम आती हैं, रोग कम आते हैं, और जो मूंग उड़द का दाना होता है वो बहुत ही चमकीला और गोल और बिल्कुल हरे रंग का निकल करके आता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि वो दाना बड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो इसलिए अब एक जो नया प्रपोजिशन है, अगर आप देखें रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें, इरिगेशन सेविंग की बात करें, इनपुट एफिशिएंसी, इनपुट यूज एफिशिएंसी की बात करें, तो उसमें मूंग और उड़द 2 फसलें ऐसी निकल के आई हैं जिसको किसान बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जमीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बहुत कम पानी चाहिए, मार्केट में तुरंत बिक जाता है, और विशेष करके जो ग्रीष्म ऋतु की फसल है उसकी इंडस्ट्रीज में बहुत भारी मांग है। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर्स मीट कानपुर में IIPR में करवाई थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग मूंग और उड़द को वो करते हैं, इस्तेमाल करके ये बनाते हैं प्रोडक्ट, नमकीन है, भुजिया, पापड़ और इस तरह जो चीजें बनाते हैं, उनके लिए वही कहते हैं कि हमें स्प्रिंग की और समर की जो क्रॉप है वो बहुत पसंद है। और विशेष करके राजस्थान और जो ड्राई एरियाज है जहाँ पे एकदम से फसल पक जाती है और उसमें चमकीला दाना आता है, उनको बहुत ज्यादा पसंद है और उसको प्रीमियम प्राइस वो देते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ग्रीष्म ऋतु में या वसंत ऋतु में हम मूंग और उड़द की खेती जो है वो अब क्यों करें और उसका क्या स्कोप है। इसमें सिर्फ जो हमारा एक जो इसको हम बोल सकते हैं TRP या सेलिंग पॉइंट ये है कि क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में या मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जिसको अगर किसी भी किसान भाई के पास एक प्री सोइंग इरिगेशन अवेलेबल है और उसके पश्चात पूरे जीवन चक्र में एक इरिगेशन या एक सिंचाई का प्रबंध वो कर सकता है, यानी कि कुल 2 सिंचाई, एक बुआई से पहले और बुआई से पहले भी अगर नमी पर्याप्त है तो उसकी भी जरूरत नहीं, यानी कि एक सिंचाई में भी बहुत अच्छी मूंग की फसल हो सकती है। और इसी तरह से उड़द की फसल भी वो बहुत अच्छी, अगर उसके पास 2 सिंचाई की सुविधा बोने के पश्चात है तो उड़द की फसल बहुत अच्छी ले सकता है। और सिंचाई एक ऐसा कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में उसकी कमी रहती है और वो किसानों के पास नहीं होती। अगर आप उसको कंपेयर करें मक्का से जिसमें 12 से 14 सिंचाई, कुकर बिट्स से जिसमें लगभग 7 से 8 सिंचाई उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो जिन भी किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं पर वो असीमित नहीं है, सीमित है, तो वो उन क्षेत्रों में इनकी फसलें बहुत अच्छी तरीके से ली जा सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इसमें बहुत अच्छी फसल लेने के लिए क्या क्या ऐसे क्रियाकलाप करें, क्योंकि देखिए खरीफ की फसल में और जायद की फसल में मुख्य अंतर सिर्फ यही है
कि खरीफ की फसल में जो इंटरमिटेंट रेंज होती हैं तो उसमें सिंचाई प्रबंधन अपने आप हो जाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि खरपतवार जो है वो खरीफ के मौसम में बहुत ज्यादा आते हैं, और जो एक क्रॉप की इकोनॉमी है वो पूरी पूरी खरपतवार जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। उसमें इतना खर्चा किसान का आ जाता है कि एक छोटी अवधि की फसल में वो बहुत ज्यादा समय उसको नहीं मिल पाता कि प्रबंधन कर पाए, और फसल खराब हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें खरपतवार बहुत कम आते हैं, कीटाणु बहुत कम लगते हैं, बीमारियां बहुत कम लगती हैं, सिंचाई बहुत कम लगती है, और इसमें बहुत अच्छी उपज आती है। साथ ही साथ अगर वह उस फसल को किसान अपने खरीफ की फसल बोने से पूर्व जमीन में इसको मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दें और एक सिंचाई का प्रबंधन कर ले तो बहुत अच्छी एक हरी खाद बन करके तैयार हो जाती है। अब हम अच्छी फसल लें कैसे, तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि फसल के प्रजाति के चुनाव से पहले हम इस बात को इंश्योर कर ले कि यदि हम जायद की मूंग और उड़द की फसल लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक सिंचाई का प्रबंध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लाइफ सेविंग इरिगेशन देना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये कहें कि ये फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता नहीं है या न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि हमें एक निश्चित मात्रा में सिंचाई और न्यूट्रिशन और फसल को देना ही होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो जमीन होती है वो एक बलुई दोमट तरह की जो मिट्टी होती है वो होती है, और आलू के जो खेत होते हैं वो ग्रीष्म की फसल में सबसे अधिक उपज देते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे किसान भी हैं कानपुर के आसपास के क्षेत्र में, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में, जो आलू लगा, इटावा के क्षेत्र में या कन्नौज का जो पूरा आलू बेल्ट है, जिसमें किसानों ने मूंग लगाई और उन्होंने अपने खेत से 28-28 क्विंटल 1 हेक्टेयर में मूंग की उपज ली है। जब उन्होंने शुरू में बताया तो हमें भी विश्वास एक बार को नहीं हुआ, लेकिन जब हमने खुद जाकर की फसल देखी, अपने सामने क्रॉप कट करवाया, तो हमें मानना पड़ा कि जिन वेराइटीज का पोटेंशियल हम एज ए ब्रीडर या प्रजनक मैं खुद ही कहता हूं कि इसका जो पोटेंशियल है वो 16 से 18 क्विंटल है, तो मैं देख करके यह हैरान हो गया कि उसने किसान के खेत में जाकर के 28 क्विंटल तक दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रबंधन जो है वो इतना असर डाल सकता है। तो इसमें सबसे पहले बोने के लिए हम ये इंश्योर करें कि एक हमारे पास सिंचाई का साधन अवश्य हो, जो भूमि है वो हमारी बलुई दोमट हो, उसकी उपजाऊ शक्ति बहुत अच्छी ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें उपजाऊ शक्ति होनी चाहिए। उसको हम ऐसी जमीन में न डाल दें मूंग को या उड़द को जहां पे वो पैदा होने के बाद तुरंत बाद मर जाए। ग्रीष्म की फसल के लिए या जायद की फसल के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि फसल के अंदर जो इसको बोलते हैं इनिशियल ग्रोथ फिगर, यानी कि जमाव के बाद जो फसल बढ़ने की जो स्पीड है या उसकी जो गति है वो बहुत तेज होनी चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जैसे ही तापमान 38 डिग्री से ऊपर बढ़ता है, यानी कि जैसे ही मार्च अंत के बाद अप्रैल का महीना शुरू होता है तो तापमान 38 से ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो उसमें ट्रांसपेरेशनल लॉस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो वाष्पीकरण होता है पत्तों से और जमीन से वो बहुत तेजी से होता है। और अगर फसल उस समय तक सही वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं ले पाई तो उसके बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो उस पर मकान बहुत अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए अगर फसल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है और सही उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आ गई, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में प्रवेश करे, उसमें फिर फूल और फल आना शुरू करे, तो बहुत अच्छी फसल होती है। और इसके लिए आवश्यक यह है कि हम ऐसी प्रजातियों को चुनाव करें जो विशेष रूप से जायद के लिए ही संस्तुत की गई हो। मूंग और उड़द जो है ये एक इस तरह की फसलें हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश और ताप संवेदी फसलें हैं, यानी कि इन पर प्रकाश और ताप का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हालांकि अब हमने इस तरह की प्रजातियां विकसित कर ली हैं जो प्रकाश और ताप सहिष्णु हैं और जिनको अलग अलग मौसम में लगाएंगे तो वो अच्छी उपज देती हैं। लेकिन पहले जो प्रजातियां आती थी तो उनको हम अलग अलग तरीके से रिकमेंड करते थे, हम कहते थे खरीफ में ये लगानी चाहिए, जायद में ये लगानी चाहिए, लेकिन अब हम इस तरह की प्रजातियां विकसित करने में सक्सेसफुल हुए हैं जो एक तो डिटर्मिनेट है, एक साथ पकती हैं, जिसमें तुराई की आवश्यकता नहीं है, आप कटाई भी कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रकाश और ताप संवेदी वो कम है और वो किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। तो हम इसमें जब चुनाव करें तो हम हमेशा ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जो अल्पावधि की हो या कम समय में पक करके तैयार हो जाती हो, ताकि मानसून की बारिश आने से पहले उसको हम सही तरीके से कटाई मड़ाई करके अपने स्टोर में या भंडारण गृह में ले आ सकें। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि मानसून आने की स्थिति से हमारा मतलब यह है कि जब हिंदुस्तान में केरल से मानसून प्रवेश करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी इसकी घोषणा मानसून के प्रवेश करने की घोषणा होती है तो वातावरण में 2-3 दिन 4 दिन के पश्चात नमी बढ़ जाती है। तो जब वातावरण में नमी बढ़ जाती है तो उसका कुल परिणाम ये होता है कि फसल
की जो फलियां होती हैं उनसे दाना छूटता नहीं है, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है और वो दाना छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जब नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें से फंगस लगने के चांसेस होते हैं, साथ ही साथ प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये रहा मुख्य रूप से आपका कि आप खेत की तैयारी के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले एक प्री सोइंग इरिगेशन, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। अगर खेत में नमी पर्याप्त नहीं है और आपको लगता है कि अपने एक्सपीरियंस से किसान ये जान सकता है कि खेत में क्या इतनी नमी है जिससे कि बीज जम आएगा, तो अगर उसको लगता है कि नमी पर्याप्त नहीं है, और 90% केसेस में जो हमारे पास शिकायतें आती है उसमें यही होता है कि सूखे खेत में किसान डाल देता है और उसमें नमी पर्याप्त नहीं होती, जिससे बीज का जमाव दर कम हो जाता है। मूंग और उड़द ये दोनों फसलें ऐसी फसलें हैं जिसमें अगर बीज 3 साल 4 साल पुराना भी है तो उसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज उसका बहुत ह्रास नहीं होता है, बहुत नुकसान नहीं होता। 80% तक तब भी जर्मिनेशन 3 साल 4 साल के बाद भी आ जाता है, अगर उसको बीज को सही तरीके से स्टोर किया गया हो। तो इसलिए अगर आपका जर्मिनेशन परसेंटेज कम आ रहा है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं नमी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हम ये सुनिश्चित करें कि उसमें पहली इरिगेशन हम प्री स्विंग इरिगेशन जरूर करें, पलेवा जरूर कर दें, ताकि पर्याप्त नमी हो। एक सबसे ज्यादा आवश्यक बिंदु इसमें यह है कि न सिर्फ मूंग और उड़द, हर फसल को हमें पंक्ति में ही बोना चाहिए। छिटकवा विधि से आप कृपया कोई भी किसी भी फसल की बुआई ना करें, क्योंकि छिटकवा विधि से करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो प्लांट पॉपुलेशन, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन एक दिए गए क्षेत्रफल में होनी चाहिए या पर यूनिट एरिया होनी चाहिए, वो हम कभी भी मेंटेन नहीं कर पाते। कहीं किसी पैच में 10 पौधे एक साथ खड़े हो जाते हैं और किसी पैच में 2 ही पौधे होते हैं। दोनों ही स्थितियां बुरी हैं, है ना। घर में जिस तरह से बच्चे को बहुत अधिक लाड़ प्यार और बहुत डांट फटकार दोनों ही बागी बना देती हैं, उसी तरह से पौधे के साथ भी होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन दें या उसको स्टार्व कर दें, न्यूट्रिशन से भूखा रखें, तो पौधे की बढ़वार सही तरीके से नहीं होगी, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर वो कम बढ़ेगा और उसमें फूल और फली आने में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि बुआई हमेशा पंक्ति में करें, संभव हो जहां तक तो उसको सीड ड्रिल के पीछे करें। अगर सीड ड्रिल नहीं है तो उस स्थिति में हल्के पीछे पीछे करें, लेकिन बुआई पंक्ति में ही करें। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी वो ग्रीष्म ऋतु में 22 सेंटीमीटर में रखनी चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें हमने देखा है कि लोग 30 सेंटीमीटर की जो बुआई की दूरी है वही फॉलो करते हैं, लेकिन वो खरीफ के लिए रिकमेंडेड है। खरीफ में क्योंकि पौधे की बढ़वार ज्यादा होती है, नमी बनी रहती है, तो इसलिए 30 सेंटीमीटर उचित है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में और वसंत ऋतु में मूंग और उड़द दोनों ही केसेस में जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 22 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर तक रखें। इसका अर्थ कुल मिलाकर के यह हुआ कि 1 हेक्टेयर में 4 लाख के आसपास पौधे वो वसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में आने चाहिए। लेकिन अगर वही फसल खरीफ की है तो उसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 3 लाख पौधे आते हैं। तो ये एक मोटा मोटा एस्टिमेट है उसके हिसाब से, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इतने अगर पौधे आपके लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में है तो एक बहुत अच्छी फसल आपकी उसमें हो सकती है। यह फसल के बारे में हुआ। आप जब बुआई करें तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि बीज थोड़ा गहरा डालें, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब हल चलता है तो उसमें बहुत तेजी से नमी का ह्रास होता है, नमी उसमें बहुत तेजी से उड़ती है। तो अगर हम बीज थोड़ा गहरा डालेंगे तो मूंग और उड़द ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो बहुत तेजी से जर्मिनेट होती हैं, और इसमें जर्मिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम जिस पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही उस तरह की प्रजातियां आनी शुरू हो जाएंगी जिनमें हमने जर्मिनेशन पे काफी काम किया है। जर्मिनेशन के एक्चुअली 2 फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा यह है कि सबसे अच्छी स्प्राउटिंग क्रॉप है, ब्रेकफास्ट सीरियल के रूप में प्रीमियम प्रजातियां आने वाली हैं जो सिर्फ स्प्राउट्स के लिए बनी है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि बहुत जल्दी तेजी से जर्मिनेशन होता है इसमें, और इसमें डोरमेंसी बिल्कुल नहीं है, तो बरसात में और सब इसमें बहुत फलियों में पैदा हो जाता है और दिक्कत आती है। तो इसलिए थोड़ा गहरा डालें ताकि बीज को पर्याप्त नमी 2-3 दिन तक मिलती रहे, जिससे कि उसके अंदर प्रस्फुटन अंकुरण बहुत तेजी से हो और बहुत अच्छा पौधा निकल करके इसमें आ जाए। तो ये था फसल को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर के बारे में। ये एक बेसिक उस तरह जानकारी, जब पिछली बार मैंने एक वेबिनार में पार्टिसिपेट किया था तो आप में से कुछ किसान भाई उस टाइम भी जुड़े थे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैंने उस समय एक चीज आपको बताई थी कि एक हमने ऐप डेवलप की है मूंग एडवाइजर के नाम से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं और अन्य आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा कर सकूं और जो रूटीन चीजें हैं वो इस ऐप से देख सकें। अगर आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आप टाइप करिएगा मूंग एडवाइजर, MUNG ADVISOR, मूंग एडवाइजर। तो वहां पे एक ऐप आपको मिलेगी मूंग के बारे में, जिसको हमने हर राज्य के लिए बाइलिंगुअल बनाया है, जिसको हिंदी और इंग्लिश में बनाया है। और आप उसमें
और 3 मौसम जिसमें आपका मुख्य रूप से खरीफ, जायद और रबी, साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए रबी। तो उसमें तीनों इकोलॉजीज के लिए और हर राज्य के लिए हर तरह की जानकारी उसमें दी है। क्वेश्चन आंसर का एक प्रोविजन रखा है और तमाम तरह की उसमें चीजें दी हैं। तो जो भी इस तरह की जानकारी, रूटीन जानकारी है, उसको आप ऐप को इस्तेमाल जरूर करिए। और उसमें आपको जब आप खोलेंगे उसको तो निराश नहीं होना पड़ेगा आपको। उसमें हमने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और उससे इम्प्रेस होकर अभी उसको जो है मल्टीलिंगुअल हम लोग बना रहे हैं। हमें उसके लिए फंडिंग जो है वो ऑस्ट्रेलियन ACIR से मिली है। अभी वो बर्मीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रही है। मुझे लगता है कि अगले महीने उसको हम म्यांमार के लिए भी लॉन्च कर देंगे। तो उसका फायदा उठा करके जो रूटीन जानकारी है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक जो मुख्य परिचर्चा करेंगे वो सबसे पहले करेंगे प्रजातियों के बारे में, कि हम किस तरह की प्रजातियां जो है वो लें ताकि जो ये हमारा मुख्य रूप से जो ये मौसम है ग्रीष्म का और वसंत का, इसमें एक बहुत अच्छी फसल हो और हम सिर्फ रिकमेंडेड प्रजातियों को ही इसमें लें। तो मैं मुख्य रूप से इसमें वो राज्य कवर करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे इन दोनों मौसमों में फसल मूंग की और उड़द की ली जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले मैं मूंग के बारे में बात करूंगा। मूंग में अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल, ऐप में भी हम लोगों ने दी हैं। तो जैसे मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में अगर आप बात करें तो बिहार झारखंड में एक तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जब भी प्रजाति का चुनाव करें तो वह प्रजाति पिछले 10 वर्षों के अंदर ही संस्तुत की गई हो। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो उससे पहले भी संस्तुत की गई हैं और बहुत अच्छी हैं और आज भी वो बहुत अच्छी उपज देती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव हैं, तो उसको लगाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन समस्या उसमें ये आती है कि जो सरकारी नियम है उसके तहत हम 10 साल से पुरानी प्रजातियों का जो बीज है उसका उत्पादन बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। तो उस स्थिति में आपको ऑथेंटिक बीज मिलना उसका एक संशय का कारण बन जाता है। और जो भी बीज आप बाजार से लेते हैं या अननोन सोर्सेज से लेते हैं वो बहुत अच्छा बीज नहीं कहा जा सकता। और जैसे मैंने खुद देखा है कि विराट इस समय देश की सबसे ज्यादा प्रचलित प्रजाति है मूंग की, तो उसका कम से कम 10 नामों से विराट बिक रही है, जिसमें विराट शक्ति, विराट सुपर, जबकि इस तरह की प्रजातियां नहीं है। तो विराट के नाम से कोई भी कूड़ा जो है वो प्राइवेट जो वेंडर्स हैं कई बार वो बेच देते हैं और किसानों को उसमें बहुत तकलीफ होती है, शिकायतें आती हैं, बाद में मालूम चलता है कि वैरायटी सही नहीं थी। तो आप कोशिश ये करें कि जो वैरायटीज या जो प्रजातियां पिछले 8 से 10 सालों में ही संस्तुत की गई हो उन्हीं को आप इस्तेमाल करें ताकि उसका बीज आपको सही से मिल सके। तो जैसे बिहार और झारखंड है, वहां पे बिहार, झारखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश, तो इन सब राज्यों के लिए आप जो प्रजातियां लगा सकते हैं इन मौसमों में, उसमें मुख्य रूप से IPM 2-3 है और ये बहुत ही प्रचलित प्रजाति रही अपने समय में। अब ये 2-3 साल के और अभी चलेगी। यह प्रजाति बहुत अच्छी है और इसकी उपज भी बहुत अच्छी आती है। 14 से 16 क्विंटल के आसपास का इसका पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल है। दूसरी प्रजाति है विराट या IPM 205-7। यह हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रचलित प्रजाति है और इस समय पूरे देश की सभी प्रजातियों में 27% हिस्सा अकेली इसी प्रजाति का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रजाति है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो पैन इंडिया है। पैन इंडिया मतलब ये अकेली एक ऐसी प्रजाति है मूंग की जो भारत के समस्त राज्यों के लिए संस्तुत की गई है। तो इसलिए इस प्रजाति को आप किसी भी राज्य में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जो रबी राइस फैलोज है वहां पर भी बहुत अच्छे कार्य कर रही है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत है उसमें हीरा है जो बहुत नई प्रजाति है, IPM 409-4, वसुधा IPM 312-20, कनिका IPM 302-2। फिर HUM 16 है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है। हालांकि ये थोड़ी अभी ये सीड चेन से धीरे धीरे बाहर हो रही की पुरानी प्रजाति है, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रजाति है। सम्राट एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही अच्छी है, इसका दाना भी बड़ा चमकदार और हरा है, लेकिन इस प्रजाति की समस्या यह है कि ये अब काफी पुरानी प्रजाति हो गई है और इसी के अल्टरनेटिव के रूप में हम लोग विराट को लेके आए थे, क्योंकि हमें एक अल्पावधि प्रजाति चाहिए थी और सम्राट जो है वो अल्पावधि प्रजाति थी। इसको क्योंकि सरकारी नियमों के तहत हमें धीरे धीरे सीड चेन से बाहर करना था, तो इसलिए अब मुझे जो मेरा अपना अनुभव है उसके हिसाब से जितना भी बीज सम्राट का मिल रहा है उसमें से लगभग 50 से 60% बीज जो है वो अनस्क्रूपुलस है या जिसको बोल सकते हैं कि संशय का बीज है। उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वो बीज क्या है। हाँ, जिन किसानों के पास अपना बीज पहले से उपलब्ध है और उसको प्योरीफाई करते चले आ रहे हैं तो उस केस में उसको लगाया जा सकता है। हरियाणा में मुख्य रूप से IPM 2-3, MH 318, फिर आपका ये विराट
और शिखा। शिखा विराट के अलावा शिखा या IPM 410-3 यह एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग पैन इंडिया प्रजाति है। यह भी पूरे नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत के लिए, पूरे केंद्रीय भारत के लिए, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक इसमें नहीं आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो ये सारे राज्यों को ये कवर करती है ये प्रजाति। तो जितने भी मुख्य रूप से राजस्थान जो है सबसे ज्यादा मूंग उगाता है, तो राजस्थान, तो ये इन सब स्टेट्स को कवर करती है। तो इसका विराट में और शिखा में सिर्फ अंतर इतना है कि शिखा लगभग 10 दिन ज्यादा लेती है, विराट 52 से 55 दिन में पक करके तैयार होती है, और शिखा लगभग 60 से 65 दिन में पक करके तैयार होती है। तो अगर किसान भाइयों को लगता है कि हमारे पास थोड़ा ज्यादा समय है, 10 दिन का अधिक समय है, तो वो शिखा को लगा सकते हैं। इतनी सारी प्रजातियों को संस्तुत करने का अर्थ यही होता है कि किसी एक प्रजाति पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ताकि अगर उसका बीज उपलब्ध ना हो तो उसको जब पे दूसरा अल्टरनेटिव लगाया जा सके। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ को। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूसा 9531 जो IRI की प्रजाति है, फिर IPM 410-3 शिखा एक बहुत ही पॉपुलर प्रजाति है जिसकी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड मुझे आती है। और क्योंकि ये बहुत नई प्रजाति है, अभी 2017 के बाद ये सीड चेन में आनी शुरू हुई, तो 3-3.5 साल ही इसको हुए हैं, उसकी काफी लंबी उम्र है, बहुत अच्छा दाना है, और उसकी जो ईल्ड है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो इस प्रजाति को भी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से है, तो ये पैन इंडिया वैरायटी, लेकिन इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा विराट है, तो ये मुख्य रूप से संस्तुत प्रजातियां हैं जो सरकारी तौर से संस्तुत की गई हैं। लेकिन इसके अलावा वसुधा, हीरा, कनिका, इन सब प्रजातियों की उपज मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी आती है। महाराष्ट्र में PKV सीरीज की 2 प्रजातियां हैं, PKV AKM 4 और PKV ग्रीन गोल्ड, जिसको हम AKM 9911 भी कहते हैं। फिर उत्कर्ष है वहां पे, और इसके अलावा विराट और शिखा और IPM 2-3 इन सब प्रजातियों को लगाया जा सकता है। उड़ीसा में मुख्य रूप से IPM 2-14 भी एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है। दरअसल अगर हम पूरे देश में सीड चेन की बात करें तो इस समय पे विराट और शिखा ये दोनों मिलकर के लगभग 45 से 50% एरिया कवर करती हैं। और अगर हम टॉप 5 वैरायटीज की बात करें तो उसमें शिखा, विराट, IPM 2-3, IPM 2-14 और MH 421 ये प्रजातियां मिलकर के, और साथ में MH 3-18 हिसार की प्रजाति में, ये मिलकर के अकेले ही लगभग 80% एरिया देश का कवर करती है, 5 प्रजातियां। बाकी 55-60 प्रजातियां जो है वो लगभग 15% एरिया कवर करती है। राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। जहां तक मूंग की बात है, उड़द की भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो जहां तक उड़द की बात है वहां पे राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन और क्षेत्रफल वो राजस्थान में ही है। और राजस्थान में जो मुख्य प्रजातियां हैं, गंगा 1, IPM 2-3, MH 2-15 और उसके पश्चात IPM 2-3, विराट, शिखा, ये प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इसमें जो विशेष रूप से जायद के लिए संस्तुत है उसमें IPM 2-3, शिखा और विराट, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरे राजस्थान में इनका बीज भी उपलब्ध है और किसान जो इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने राजस्थान में खुद जोधपुर, श्रीगंगानगर और बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर के देखा है कि वहां पे ये सब प्रजातियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा गुजरात से कुछ प्रजातियां राजस्थान में आई हैं, जैसे गुजरात GJ 4 है, तो वो भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। SML 668 कुछ क्षेत्रों में देखी थी, लेकिन SML 668 एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के लिए और पंजाब राज्य के लिए संस्तुत की गई है, और ये प्रजाति पुरानी हो गई है। हालांकि इसका बड़ा दाना है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, तो इसलिए इसको भी किसान भाई लगाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की मैंने आपसे पहले ही बात की है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रजातियां संस्तुत की गई हैं उसमें मुख्य रूप से IPM 2-3 है, HUM 16 है, KM 2195 है, विराट है, उसके बाद कनिका है, और अब वसुधा और हीरा जो है वो इसी साल संस्तुत की गई 2020 में ही, और इनका बीज बहुत जल्द ही किसानों के बीच में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये मुख्य राज्य ऐसे हैं मूंग उगाने वाले जिनके लिए मैंने मुख्य प्रजातियों की बात की। और
ये वो प्रजातियां हैं जो 10 साल के अंदर अंदर आई हैं और सीड चेन में है। इनका बीज जो है वो अगर आपको मिलेगा किसी ऑथेंटिक सोर्स से तो सही होगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रचलित प्रजाति, जैसे मैंने आपको सम्राट का एग्जांपल दिया, तो प्रजाति बहुत अच्छी है आज भी किसानों को, और वो हम लोग उसके प्रजनक हैं तो हमें भी बहुत प्रिय है। लेकिन सरकारी नियमों के तहत उसको अब हम जो सीड है उसका वो उस गति से हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं जिससे होना चाहिए था, क्योंकि अब जो हमारी कंसंट्रेशन है वो 10 साल के अंदर की प्रजातियों पे है। अब हम आते हैं उड़द में। उड़द में मैंने आपको बताया कि उड़द में ग्रीष्म उड़द लेना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें इनिशियल ग्रोथ पीरियड थोड़ा सा कम होता है और सिंचाई की समस्या आ जाती है। साथ ही साथ अगर हम ग्रीष्म में यानी कि मार्च के मध्य के बाद अगर हम उड़द उगाते हैं तो उसके हमेशा मानसून रेंज में या मानसूनी बारिश में फंसने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि इसकी लंबी अवधि होती है। ये मूंग से लगभग 15 से 20 दिन अधिक लेती है। तो इसलिए मेरी सभी किसान भाइयों को और सभी स्टेक होल्डर्स को यही सलाह है कि उड़द अगर वो लेना चाहते हैं तो वो एक ऐसे खेत में लें जिसमें कि वो मार्च के प्रथम सप्ताह तक उसकी बुआई कंप्लीट कर ले, मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद ना जाए, क्योंकि हमें ये ध्यान देना होगा कि मानसूनी बारिश प्रारंभ होने से पहले पहले जो उड़द की फसल है उसको हम अपने यहाँ से निपटा करके अपने घर ले जाए। उड़द में अगर हम लगाना चाहते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र है जैसे मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, तो उसमें मुख्य रूप से पंत उड़द 31 जो है एक ऐसी प्रजाति थी जो बहुत पुरानी प्रजाति है। 2003 से 3 या 4 के आसपास उसको विकसित किया गया, लेकिन आज भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन जो नई प्रजाति हैं उसमें दरअसल NUL 7 और इंदिरा उर्द 1 ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको संस्तुत किया गया है और ये अभी पिछले 10 सालों के अंदर की हैं और इनका बीज उनको वहां पे किसानों को लगाना चाहिए। इसी तरह से महाराष्ट्र में AKU 15 NUL 7 PDKV ब्लैक गोल्ड, जिसको हम AKU 1-10 या 1-10 भी कहते हैं, तो वो जो है महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुफीद है और उसको वहां लगाना चाहिए। उड़ीसा में OBG 17 के नाम से प्रजाति उड़द की है जो काफी अच्छी प्रजाति है और उड़ीसा में वो अच्छा परफॉर्म करती है। राजस्थान में मुख्य रूप से KUG 479 या 479 और वल्लभ उर्द और मुकुंद उर्द ये प्रजातियां ऐसी हैं जो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ पार्ट जो तराई क्षेत्र है या जहाँ पे किसान इसको लगाना चाहते हैं, वहां पे मुख्य रूप से पंत उर्द 7, पंत उर्द 8, पंत उर्द 9 ये पूरी सीरीज पंतनगर की है और WBU 109 ये प्रजातियां वहां पे बहुत अच्छी है। उत्तरा जिसको हम IPU 94-1 भी कहते हैं, IIPR की प्रजाति है। यह प्रजाति भी जो है मध्य भारत में और ईस्टर्न भारत में या पूर्वी भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, विशेष करके वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आसाम के कुछ हिस्से में। तो उड़द के मामले में ये सब प्रजातियां हमें इसमें लगानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रजातियों के बारे में मैंने परिचर्चा की। अब इसके बीज के बारे में एक अक्सर एक इशू रहता है जिसको मैं इस अपने परिचर्चा के बाद लूंगा, मैं 5-7 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर हम बीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा इशू है जिसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि बीज किस तरह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और कौन कौन से संस्थान हैं जो आपको ऑथेंटिक बीज दे पाएंगे। इसमें विशेष रूप से जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है उसका दायित्व क्या है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन एक है, सिर्फ किसानों के बीच में नहीं बल्कि काफी हायर लेवल तक काफी कंफ्यूजन है कि कौन सा बीज कौन उपलब्ध कराएगा, कितना कराएगा। इस बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। अब हम आते हैं रोगों के ऊपर, क्योंकि हमने अभी प्रजाति के बारे में परिचर्चा की और बीज कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किस जमीन में लगाएं। हाँ, ये जरूर है कि जो बीज दर है इसके बारे में अभी बता नहीं पाया था। बीज दर का थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में या वसंत ऋतु में लगभग 20% बीज अधिक लगाया जाता है और जहाँ पे हम अक्सर खरीफ के मौसम में 15 से 18 किलो बीज लगाते हैं 1 हेक्टेयर में, तो वहीं पे हमें ग्रीष्म ऋतु में या वसंत ऋतु में लगभग 22 किलो बीज, 20 से 22 किलो बीज प्रति हेक्टेयर में लगाना होगा, क्योंकि इसमें एक तो पौधे की जो प्लांट पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती जितनी खरीफ में होती है, और दूसरा इसमें कहीं कहीं पर ड्राई पैच खेत में होने के कारण थोड़ा सा जमाव कम होता है या अंकुरण कम होता है, तो इसलिए इसमें हम बीज दर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये बीज के बारे में हुआ। अब हम चर्चा करेंगे रोगों के बारे में या बीमारियों के बारे में। बीमारियां जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम आती है। जैसे कुछ बीमारी, जैसे पाउडर मिल्ड्यू है जिसको हम बोलते हैं
एक पाउडर व्हाइट कलर का, एक सफेद रंग का एक पाउडर पत्तों पे जमा हो जाता है, जिसको चूर्णील आसिता हम हिंदी में कहते हैं, वो नहीं आता है। या फिर लीफ क्रिंकल एक वायरस है, वो आता है लेकिन कम आता है। लेकिन जो लीफ स्पॉट एक डिजीज होती है, या जिसको हम बोल सकते हैं सर्कोस्पोरा पत्र स्पॉट, पत्ती के ऊपर जो रोग आता है, बुंदगी रोग बोलते हैं, वो भी कम आता है। पीला चित्ती रोग, येलो मोज़ेक, एक्चुअली अगर आप मूंग और उड़द की बात करें, दोनों फसलों के अंदर सबसे ज्यादा जो डिवास्टेटिंग डिजीज कभी हुआ करता था, वो था पीला चित्ती रोग या येलो मोज़ेक डिजीज। और येलो मोज़ेक डिजीज अगर आप किसान, हमारे किसान भाई जो लोग लगाते रहे हैं मूंग और उड़द, वो अगर आपसे 10 साल पहले की फसल को अपनी कंपेयर करते होंगे, तो ऐसी स्थिति भी आती थी कि जिसमें 100% तक फसल जो है वो तबाह हो जाती थी मूंग की, इतने भयंकर तरीके से बीमारी आती थी। लेकिन अब पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें उड़द और मूंग की फसलों पे काम वो करते हैं, तो उसमें जो ये बीमारी है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि जो भी मटेरियल इवैल्यूएशन के लिए जाता है, तो उसके अंदर वो बिल्कुल भी इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं करते और वो वहीं पर उस बीमारी उस प्रजाति को खत्म कर देते हैं, उसको आगे रिलीज नहीं किया जाता। उसका नेट परिणाम ये हुआ कि जो पिछले कुछ सालों के अंदर प्रजातियां खास करके 8 से 10 सालों में आई हैं, उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से आप देखेंगे कि बीमारी बिल्कुल नहीं आती है, बहुत जबरदस्त प्रतिरोधी क्षमता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, IPM 2-3 का ले लीजिए, विराट का ले लीजिए, शिखा का ले लीजिए, MS 215 का ले लीजिए, MS 421 का ले लीजिए। उड़द में आपका उत्तरा है, ये जितनी भी प्रजातियां उड़द की नई आई हैं। और इसका जो मुख्य कारण है कि जो रोग अवरोधता है या रोग प्रतिरोधता है, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है और अब ऐसी प्रजातियां आ गई जिसमें कोई भी बीमारी इस तरह की नहीं आती है। बीच बीच में कुछ शिकायतें हमें अभी भी आती हैं किसान के यहाँ से, कई बार वो स्टेट डिपार्टमेंट से भी आ जाती हैं, कृषि विभाग से भी आ जाती हैं कि साहब आपकी वैरायटी आई थी और उसमें। लेकिन हमारी नॉलेज में, क्योंकि हमारे जितने भी वायरोलॉजिस्ट काम करते हैं या बीमारियों पे काम करते हैं, हम लोग एक टीम में काम करते हैं और हमने जब भी इनमें से किसी भी शिकायत को गए देखने के लिए और ये खेतों का भ्रमण किया, तो 100% है ना, आप इसको ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि हमने आज तक जितनी भी शिकायतें हैं उसमें 100 की 100% शिकायतें जो थी, उसके अंदर जो प्रजाति का मिसमैच था, वो प्रजाति थी ही नहीं। 100% केसेस के अंदर वो फेलियर जो था, वो एक गलत बीज के कारण था। और उसमें से लगभग 90% केसेस के अंदर हम बीज का सोर्स ही ट्रेस नहीं कर पाए कि बीज आया कहाँ से। तो ये हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि सबसे अधिक अगर काम हुआ है मूंग और उड़द में, वो 2 क्षेत्रों में हुआ है। एक तो येलो मोज़ेक डिजीज रेजिस्टेंस के ऊपर, और दूसरा जो इनडिटर्मिनेसी लाने में, यानी कि एक साथ जो फसल है वो पक करके तैयार हो जाती है। तो ये मुख्य बीमारी थी और मुझे लगता है इस पे हमने काबू पा लिया है। और इसीलिए हम ये हमेशा कहते हैं कि जब भी आप प्रजाति लगाएं, तो वो एक अच्छी और संस्तुत प्रजाति ही लगाएं, जिससे कि बीमारी कम से कम आए। लेकिन अगर बीमारी एक बार आ जाती है, तो ये मुख्य रूप से इसका एक वायरस है जिसकी 4 अलग-अलग प्रजातियों की पहचान कर ली गई है। इसकी एक प्रजाति नहीं, 4 अलग-अलग प्रजातियां हैं, सबके सिम्टम एक से होते हैं। और जैसे कोरोना वायरस आपके बता रहे हैं कि 19 से 20 अलग-अलग स्ट्रेन्स हैं, तो इसकी भी इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। यह भी एक वायरस है और इसका रोकथाम वो लगभग बाद में असंभव है अगर एक बार प्रजाति में लग जाता है। हाँ, इसका ये जरूर है कि इसको हम आगे फैलने से रोक सकते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि जो सफेद मक्खी, एक बहुत छोटा सा जीव होता है जो इसके वायरस को इधर से उधर फैलाता है। तो जिस तरह से कोरोना वायरस छींक से फैलता है या थूक की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उससे फैलता है, और इसलिए कहा जाता है कि सभी लोग मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथों को साफ करते रहें, धोते रहें, एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आए। तो उसी तरह से वायरस के लिए भी, इस वायरस के लिए होता है कि इसके जो वाहक है वो सफेद मक्खी होता है, उसको खत्म कर दें, और जो रोगी प्लांट है उनको उखाड़ करके खत्म कर दें। तो ये मुख्य रूप से बीमारी इसके अंदर वो आती है। कई बार एंथ्राक्नोज इसमें आ जाता है, या फिर लीफ कर्ल एक डिजीज है, पर्ण संकुचन, जिसमें पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं और उनको लगता है जैसे हाथ से पत्तियों को मुट्ठी में बंद करके छोड़ दिया गया तो दब जाती है। तो उसमें जनरली जितने भी वायरस होते हैं ये कीटों से फैलते हैं, तो इसलिए इसमें वायरस का प्रबंधन नहीं किया जाता, कीट का प्रबंधन किया जाता है। और कीट के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि इमिडाक्लोप्रिड एक रसायन होता है, उससे हम बीज का उपचार करें 5-6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और बाद में फिर इस पे अगर बीमारी नहीं कंट्रोल होती तो छिड़काव भी करें, और उसमें लगभग 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बना करके पूरी फसल के ऊपर उसका छिड़काव कर दें। तो ये मुख्य रूप से बीमारी के बारे में हुआ।
हानिकारक कीटों की जब हम परिचर्चा करते हैं तो वैसे तो मूंग में बहुत सारे कीट जो है, अगर आप खरीफ की फसल देखें तो उसमें कम से कम 10 से 12 कीट ऐसे होते हैं जो किसानों के सिर में दर्द किए रहते हैं अक्सर। लेकिन कुछ कीट ऐसे हैं जो ग्रीष्म ऋतु में अक्सर नहीं आते। मुख्य रूप से एक बिहार हेरी कैटरपिलर्स को हम बोलते हैं, रोएदार सुंडी, कंबल कीड़ा भी लोग उसको बोलते हैं, तो वो भी इसमें कई बार आती है। ब्लिस्टर बीटल, इसको भंवरा कहते हैं, वो इसमें अक्सर आ जाता है। जेसिड्स भी आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है थ्रिप्स की। ग्रीष्म ऋतु में थ्रिप्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे पास जो शिकायतें आती है उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ग्रीष्म ऋतु में होती है कि साहब वैरायटी बहुत अच्छी थी, फसल बहुत अच्छी हुई, फूल बहुत अच्छा आया, और हम सोच रहे थे कि इसमें 20 क्विंटल हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें फली नहीं बनी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर आप अपने पौधे को देखें तो उसमें ऊपर डंठल रह जाती है, सारा फूल झड़ के गिर जाता है। तो इसमें जो ये कीट हैं, थ्रिप्स जिसको हम बोलते हैं, ये फलों जो फूल होते हैं उसकी जड़ में रहते हैं, जहां से फूल तने से जुड़ता है, और वहां से रस चूसते रहते हैं, जिससे कि फूल गिर जाता है। और अगर आप ऐसी फसल को देखें अपनी, तो ऐसी फसल में आप देखेंगे कि पौधों के नीचे फूल जो है वो गिरे रहते हैं। इसकी पहचान ये है कि जब 50% फ्लावरिंग या लगभग 50% फ्लावरिंग आपके प्लांट्स में, पौधों में आ जाए, तो आप खेत में जाकर के फूल को अगर तोड़ेंगे, और तोड़ के जब फूल को अपने अंगूठे के नाखून पर खोलिएगा, तो उसमें एक बहुत छोटा सा कीट पीले रंग का आपको भागता हुआ नजर आएगा। तो है बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत शैतान कीट है वो, और वो सारा फूल का रस चूस लेता है, जिससे कि फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीष्म ऋतु में थ्रिप्स का अगर आपने प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, तो आपको बहुत अच्छी फसल एक मिल सकती है। और इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि अगर फसल बहुत सूख रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक सिंचाई करें। थ्रिप्स जो है सिंचाई से भागते हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट के लिए थायोमेथोक्साम 70% कैपेसिटी वाला जो होता है, उसको आप 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका उपचार करें। और बाद में अगर थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की जो कैपेसिटी वाला आता है, उसका 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से फसल के ऊपर छिड़काव करें। या फिर स्पेनोसाइड, अगर थायोमेथोक्साम नहीं मिल रहा है, स्पेनोसाइड है, तो स्पेनोसाइड की जो 45 SC की जो कंसंट्रेशन होती है, उसका 0.35 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पौधे पर छिड़काव करें। तो इससे आपका थ्रिप्स का नियंत्रण उसके अंदर हो जाएगा। तो ये मुख्य कीट सबसे ज्यादा थ्रिप्स परेशान करते हैं। या सफेद मक्खी, जो कि येलो मोज़ेक डिजीज फैलाती है। तो इसमें आजकल नीम का जो एक्सट्रैक्ट है, जादी एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, वो भी काफी प्रभावी पाया गया है, क्योंकि हम आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, और अगर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उसमें ये बहुत काम करता है। और अगर इसमें आप केमिकल कंट्रोल की बात करें, तो इमिडाक्लोप्रिड एक ऐसा इसमें रसायन है जो आपका थ्रिप्स को भी और व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी दोनों को कंट्रोल कर देगा। और इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम का इसमें भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे आपके कीट का बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाएगा। तो ये रहा आपका कीट के बारे में। अब इसमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीष्म ऋतु में, वो है कटाई उपरांत प्रबंधन। और कटाई उपरांत प्रबंधन में हालांकि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते ही हैं कि फसल को अच्छे से सुखाना है, उसको रखना है, उसमें चूहा नहीं लगना चाहिए, या उसमें पानी नहीं गिरना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रजातियां अब जितनी भी आ रही हैं, ज्यादातर प्रजातियां जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, उसमें वो सभी प्रजातियां उस तरह की हैं जो डिटर्मिनेट टाइप की हैं, और लगभग एक साथ पक करके तैयार हो जाती है। मूंग और उड़द ऐसी फसल है कि अगर पकने के पश्चात इसमें आप पानी देंगे, तो उसमें फिर से पुष्पन शुरू हो जाएगा और नई फलियां आनी शुरू हो जाएंगी। कई बार हम लोग इसी धोखे में रह जाते हैं कि जब सारी फलियां पक जाएंगी, जो दूसरा फ्लश है, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट और सेकंड फ्लश में डिफरेंशिएट करना होगा। और इसमें आपको ये करना होगा कि जब आपका फर्स्ट फ्लश की लगभग 70 से 75% फलियां पक करके तैयार हो जाएं और काली हो जाएं खेत में, तो आपको पूरी फसल को एक साथ खेत में काट लेना है। और काटने के बाद उसको आपको सुखाने के लिए डाल देना है। अगर हम ये इंतजार करेंगे इसमें 100% फलियां पके तभी हम इसको काटेंगे, तो तब तक उसमें अगला फ्लश आ जाएगा, और उसको हम ये कंफ्यूज करते हैं कि ये तो साहब इसमें फलियां चलती रहती हैं लगातार और तुड़ाई करनी पड़ती है। तुड़ाई करने से आपको निश्चित ही 20 से 25% तक अधिक उपज मिल जाएगी, लेकिन आज का समय जो है उसको इकोनॉमी को वर्कआउट करने का है। हमें उसमें ये देखना चाहिए कि हम जितनी इसमें लेबर लगा रहे हैं, क्या हमें उसके बराबर उपज मिल रही है या उसका रिटर्न मिल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना हमारी ये है कि हमारे घर से जो लोग उसमें काम करते हैं खेतों में, हमारे घर से जो स्त्रियां, जो बच्चे काम करते हैं, उसको हम कभी श्रम में गिनते ही नहीं।
अगर आप उसको एक दिहाड़ी के रूप में काउंट करें तो आप ये देखेंगे कि तुड़ाई में जितना खर्चा आता है उतनी रिटर्न उससे नहीं मिलती। तो ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि इस तरह की फसल को आप एक साथ काट लें और काटने के बाद उसमें से जब फलियां निकल जाए तो बाकी फसल को खेतों में जोत दें और जोतने के पश्चात उसको एक तरह से खाद के रूप में वो कार्य करेगी। तो ये रहा फसल का काटने के बारे में। उसकी मड़ाई, अब तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्षेत्रों में कंबाइंड और हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स यूज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो अब से 7-8 साल पहले जब हम लोग विजिट करते थे तभी से पंजाब से जो आउटसोर्सिंग करके कंबाइंड हार्वेस्टर्स आते हैं हरदा होशंगाबाद एरिया में, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन कर्नाटक के बहुत सारे पार्ट में कृष्णा कावेरी गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी वाले जो डेल्टा एरियाज हैं वहां पे मैंने देखा कि आउटसोर्सिंग होती है। पेट्रोल पंप पे बहुत सारे कंबाइंड हार्वेस्टर खड़े रहते हैं, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो होता है। लेकिन अगर आपके पास मैकेनिकल हार्वेस्टिंग और उसकी सुविधा नहीं है तो मैनुअल भी आप लोग उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं और थ्रेशिंग करने के पश्चात उसका एक उचित भंडारण करें उस जगह पर जहां पे कि नमी ना हो और चूहों का, कीड़ों का प्रकोप ना हो। और साथ ही साथ भंडारण करने के पश्चात अगर आप उचित समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब उसको हमें मार्केट में बेचना है, तो उसको बेचने के लिए से पहले हमें ये निश्चित करना होगा कि बीच बीच में उसको देखते रहें कि कहीं उसमें ब्रोकेड इन्फेस्टेशन ना हो। हमारे संस्थान के डॉक्टर प्रसून वर्मा जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपर्ट हैं वो भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा वो इस दिशा में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। साथ में जो हमारे कीट वैज्ञानिक हैं कि किस तरह से मूंग और उड़द दोनों ये फसलें हैं इनको कीटों से सुरक्षित रख के लंबे समय के लिए भंडारण किया जाए और इस तरह से किया जाए ताकि उनकी बीज की जो वायबिलिटी है वो भी कम ना हो, ताकि उसको बीज के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये रही बात भंडारण की। और क्रय विक्रय के बारे में जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स हैं वो समय समय पर मैं देखता हूं कि इस ग्रुप में भी अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी डालते रहते हैं। तो इसमें सिर्फ जो एक क्योंकि इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अधिक से अधिक हम प्रॉफिट कमाएं और लाभ कमाएं, तो हमें उसमें यही देखना होगा कि जो उचित परिस्थितियां हैं बेचने की, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, गल्ले की कॉस्ट है, बोरी की कॉस्ट है, वो निकाल करके ऐसी जगह पर उसको निकाला जाए कि हमें उसमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मैं देख रहा हूँ कि बीच में चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं और जो हमारे मेरे भाई पायसी जी हैं या और जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं शायद वो नोट कर रहे होंगे। मैं भी बाद में इनका जवाब दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। उससे पहले अब हम एक परिचर्चा करेंगे छोटी सी बीज के बारे में, जो एक बहुत कॉमन प्रश्न है और एक बहुत ही इस समस्या से हमें दो चार होना पड़ता है कि बीज की उपलब्धता। सबसे पहला तो मैं ये एक चीज सभी अपने मित्रों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि बीज की उपलब्धता किस तरह से होती है और बीज कैसे मिलता है। हालांकि मेरे से पहले भी इस बारे में काफी लोगों ने परिचर्चा की होगी। हमें इसमें एक चीज ये समझनी होगी कि जो बीज का जो फ्लो है वो कहाँ से किस तरह से कहाँ की तरफ को होता है। देखिए, बीज की दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सेल्फ पॉलिनेटेड, स्वपरागित फसल, एक होती है क्रॉस पॉलिनेटेड फसल जैसे मक्का, मूंग और उर्द और यहाँ तक कि बाकी सभी भी दलहनी फसलें सिर्फ अरहर के अलावा ये स्वपरागित फसल है। और आज की डेट में, आज की तिथि में हिंदुस्तान के अंदर लगभग 95% जो शेयर है इन फसलों के अंदर बीज का, वो सरकारी सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर दो चार कंपनियों को छोड़ करके इनके ऊपर फर्स्ट हैंड रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी प्रजातियां इस समय मार्केट में या किसानों के पास उपलब्ध हैं, खासकर इन दो फसलों में जिसमें मूंग और उड़द है, ये सारी की सारी जो है वो सरकारी क्षेत्र की हैं, या तो आईसीआर सिस्टम की हैं या फिर राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी है। प्राइवेट सेक्टर की मुश्किल से 2 या 3 प्रजातियां हैं जो इस समय किसानों के लिए उपलब्ध है। बीज किस तरह से मिलता है? दरअसल हमें ये समझने की जरूरत है कि जब बीज की उपलब्धता के लिए जो कृषि विभाग राज्य का है वो अपना एक इंडेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन भारत सरकार का है, उसको अपना एक इंडेंट जो कृषि विभाग है वो देता है। अब कृषि विभाग उस इंडेंट को कैसे देता है? कृषि विभाग के अधिकारी जो है वो अगले साल के लिए एक अनुमान लगाते हैं कि इस प्रजाति का बीज हमें इतनी मात्रा में चाहिए होगा, तो वो उसको बैक कैलकुलेशन करते हैं और बैक कैलकुलेशन करने के बाद वो सर्टिफाइड से फाउंडेशन, फाउंडेशन से ब्रीडर, ब्रीडर से न्यूक्लियस, उस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज की रिक्वायरमेंट डीएसी को देते हैं। डीएसी उस रिक्वायरमेंट के आधार पर उस बीज को अलॉट करता है कि कितना प्रोडक्शन होना है। वो अलॉटमेंट जो है वो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के पास आती है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उसी बीज के प्रोपोर्शन में न्यूक्लियस सीड यानी कि अभिजनक बीज और प्रजनक बीज पैदा करता है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो संस्थान है या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के अलावा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, वह न्यूक्लियस और ब्रीडर पैदा करते हैं जो कि डीएसी के इंडेंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि डीएसी जो इंडेंट देती है उसके अगेंस्ट हम पैदा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है वो डीएसी का बीज उपलब्ध कराना है। डीएसी का बीज उपलब्ध कराने के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि बीज हमारे पास थोड़ा बहुत बच जाता है, तो जब वो बचता है तो बचा हुआ बीज जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज में जाता है, जैसे टीएल सीड है जिसको हम ट्रूथफुली लेबल सीड बोलते हैं, या फिर हमारी बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की परियोजनाएं चलती हैं, हमारी अपनी परियोजनाएं चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ चलती हैं, तो हम उनको बीज उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसानों को भी, कुछ सिलेक्टेड किसानों को भी हर साल कुछ ना कुछ बीज, चाहे वो कम मात्रा में हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, पहले आए पहले पाए के बेसिस पे उपलब्ध करवाया जाए। अक्सर जो शिकायत आती है वो ये आती है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ने प्रजातियां बहुत अच्छी निकाली हैं, लेकिन वो बीज उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। तो इसमें समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि जैसे मैं मूंग की बात करूं तो संस्थान की 9 प्रजातियां। थोड़ा सा जी 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 सर। तो अब इसमें समस्या यह है कि किसान बीज कहां से ले, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीज के लिए हम लोग हमेशा अपने जो कृषि विकास अधिकारी हैं या फिर जो राज्य सरकार के जो कृषि विभाग हैं, हम उन तक अपनी डिमांड पहुंचाएं, किसी माध्यम से उनको ये कहें कि हमें अगले वर्ष इसी प्रजाति का बीज चाहिए, ताकि वो उसी बीज के सापेक्ष अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो डीएसी को दे दें, और डीएसी जो है उसी डिमांड के सापेक्ष जो है एक इंडेंट पैदा करे, जिससे कि वो इंडेंट के अगेंस्ट बीज पैदा किया जाए, फिर वो बीज वापस आपके किसानों तक पहुंचे। तो इसमें अब इसलिए मेरी ये जो निवेदन है वो यही है कि जब भी हम बीज की बात करें तो हम जो सोर्स, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जिसमें निश्चित रूप से भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कभी भी कॉल करिए, तो आप अगर बीज उपलब्ध होगा तो आपको जरूर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इन सब जगह पर कार्य करना अभी शुरू किया है, और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि जो बीज की एक समस्या ये आती है कि जो हमारी अच्छी प्रजातियां हैं उनका बीज बहुत अधिक एकदम से नहीं मिल पाता, तो वो भी हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये रहा बीज के बारे में। और अब मुझे लगता है कि इस समय 9:15 हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हम कुछ प्रश्न ले लें, जिससे कि जो विशेष उस तरह के प्रश्न है जिनका कवर अब तक मैं नहीं कर पाया तो उनका समाधान हो जाए। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत विस्तृत, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल था और आप इससे पहले रास्ते में थे, उसके बाद आपको आना हुआ, और पूरी एनर्जी के साथ लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक आपने लगभग सभी क्षेत्रों को कवर किया है। तो बलराम संदेश सर आपके लिए कृतज्ञ है सर। बहुत अच्छी जानकारी जो शायद एज ए किसान मैं भी नहीं समझ पाया था और नहीं जान पाया था, काफी कुछ आज जाना सर। विराट, शिखा, और आपने पूरे लगभग भारत के सभी राज्यों के लिए अनुशंसित प्रजातियों का उल्लेख किया, उसकी कीटनाशक क्या यूज कर सकते हैं, क्या कीट लगते हैं सर, लगभग सभी कुछ आपने कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं एक छोटा सा परिचय अपनी किसान बलराम संदेश का देते चलूं। जैसा कि आपको सबको विदित है कि हमारे प्रमुख रूप से जो सदस्य हैं, जो इसके संस्थापक कह लीजिए या मॉनिटर कह लीजिए, जिन्होंने एक आधारशिला इसकी रखी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्यासी साहब हैं, सागर से वैज्ञानिक हैं, आप ब्रीडर हैं अलसी अनुसंधान के, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमारी टीम में है डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से, वो भी हमारी टीम में है सर। और हमारे साथ किसान भी हैं, गहलोत साहब हैं, वो नागपुर से आते हैं, वो किसान हैं। अमित मिश्रा जी हैं, आप अयोध्या से हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर शिव साहब हैं, शिव कुमार जी आप मेरठ से हैं, आप मृदा विशेषज्ञ हैं। और मैं आपके बीच हूँ सौरभ शंकर दुबे, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, जो संचालन कर रहा हूँ। तो ये एक छोटी सी टीम आपके बीच उपस्थित है सर, और ये 29वां वेबिनार हम सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं ये। तो अब मैं चाहूंगा कि हम प्रश्न उत्तर का सिलसिला मेरे टीम सहयोगी जो साथ में हैं वो कृपया कर चैट बॉक्स से लें। डॉक्टर शुभम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर शुभम जी आप अगर चैट बॉक्स से ले पाए। जी नमस्कार सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी हमेशा की तरह।
सादर धन्यवाद। कुछ सवाल हैं सर चैट बॉक्स से। तो उसमें पहला सवाल ये है सर कि ये सवाल है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्टेड डॉक्टर अरुण शर्मा सर हैं हमारे बीच में जोधपुर से। तो उनका ये सवाल है कि मूंग स्वपरागित फसल है तो किसान अपने लिए बीज बनाते समय क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, और एक वैरायटी का बीज कितने साल तक शुद्धता के साथ बना रह सकता है? जी, इसमें जो प्रश्न है वो बहुत रेलेवेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि स्वपरागित फसल है और इसी में एक्चुअली जो समस्या किसानों की थी ना, बीज की बीज नहीं मिल पाता है या इस तरह की समस्या आती है, तो उसका भी समाधान ये है कि स्वपरागित होने के कारण इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम किसी प्रजाति का हमारे पास बहुत अच्छा बीज उपलब्ध है तो 5 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रख करके, यानी कि 5 मीटर का डिस्टेंस दूसरी प्रजाति से रख के हम अपना ही बीज इसका मूंग का बहुत अच्छा बना सकते हैं। और हम रिकमेंड करते हैं इस चीज को हमेशा किसानों को कि आप अपना बीज जरूर बनाइए, क्योंकि बीज की उपलब्धता अगर जब तक कम है तब तक किसानों को अपना बीज बनाना चाहिए। बनाने की सावधानी आपको सिर्फ 2 रखनी है इसके अंदर कि एक तो मूंग में एक समस्या ये भी है कि इसका बीज जो है वो अक्सर पहली फसल का बीज दूसरी फसल में जम जाता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बीज पैदा करें तो उसके लिए खेत नया हो जिसमें पिछले 1 साल के अंदर मूंग की कोई प्रजाति ना उगाई गई हो। दूसरा, इसमें ध्यान ये रखें कि 2 बार रोगिंग करना बहुत आवश्यक है। रोगिंग मतलब अवांछित पौधों को निकालना जो है वो 2 बार कम से कम बहुत आवश्यक है। रोगिंग करने के लिए आप क्रॉस शेप में रोगिंग करें हमेशा। क्रॉस शेप का मतलब है कि अगर आपका एक चौकोर खेत है तो उसमें एक कोने से दूसरे कोने पर जाएं और तीसरे कोने से चौथे कोने पर जाएं। ऐसे डिस्टर्बेंस आ रहा है। जाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपको जो भी पौधा थोड़ा भी ऊंचा नीचा या अलग तरह दिख रहा है उसको निकाल के बाहर कर दें। पहली रोगिंग फूल आने के समय और दूसरी रोगिंग फलियों के पकने के पश्चात जब फलियां काली पड़ जाएं और हार्वेस्टिंग की स्टेज पे हो तब करनी चाहिए। रोगिंग में एक चीज और ध्यान आपको ये रखनी है कि रोगिंग करते वक्त एक बार आपको फसल के बराबर बैठ करके और फलियों को अपने आंखों की बराबर ला करके जरूर देखना होगा, जिसमें पता लग जाएगा कि कोई फली अलग तो नहीं। और सवाल इसमें यह है कि हम कितने समय तक अपनी प्रजाति को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अगर आप को ये सुनिश्चित है कि आपने जो पैकेज प्रैक्टिसेस फॉलो किया है, रोगिंग सही से की है, तो एक प्रजाति जो है वो लगभग 4 से 5 साल तक आप बार बार अपने आप बना करके पैदा कर सकते हैं। उसको अपने आप भी इस्तेमाल करिए, अपने पड़ोसी को भी दीजिए। अपने आप सुखी और पड़ोसी सुखी, सब सुखी। नेक्स्ट शिव सर कुछ प्रश्न आप भी ले सकते हैं जी। मतलब अरुण शर्मा जी ने ही पूछा है कि क्या कोई वैरायटी जैविक खेती के लिए भी बनाई गई है? नहीं, विशेष रूप से जैविक, दरअसल ऐसा है कि मूंग में जैविक खेती के लिए, मूंग क्या इवन ज्यादातर दलहनी फसलों में या तिलहनी फसलों में जैविक खेती के लिए विशेष रूप से अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है। हालांकि ये बढ़ती मांग को देखते हुए इस पर कार्य शुरू किया गया है, लेकिन जो भी प्रजातियां आपकी नॉर्मली हमने संस्तुत की हैं वो सभी प्रजातियां जैविक खेती के लिए बहुत अच्छी हैं और उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करेगी। विशेष रूप से जैविक खेती के लिए प्रजाति रिकमेंड नहीं की गई। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि मूंग की जो नई किस्में हैं उसमें स्वाद में, मिठास में काफी कमी आती जा रही है। जैसे पहले जो स्वाद था वो नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? और क्या कोई नई किस्म जैसे कम अवधि की ज्यादा बनाई जा रही है, उस तरह की रिसर्च हो रही है, तो क्या जैसे बड़ी है, पापड़ है, नमकीन के लिए कुछ विशेष किस्में उपलब्ध हैं? हाँ, ये स्वाद का जो प्रश्न है, दरअसल ऐसा है कि जब हम ब्रीडिंग करते हैं किसी प्रजाति की, चाहे वो मूंग की हो चाहे वो उड़द की हो, तो उसके अंदर हम कुछ जन्म द्रव्य या जन्म पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बार हम मूंग और मूंग के क्रॉस करके ही मूंग पैदा करते हैं, तो उस तरह की प्रजातियां, ज्यादातर प्रजातियां उसी तरह की हैं, तो उसमें स्वाद में कोई विशेष तरह का अंतर आने की संभावना न के बराबर है। जब हम ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज टेस्ट करते हैं तो वो लगभग समान पाई गई है पुरानी प्रजातियों में भी और नई प्रजातियों में भी। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें हम मूंग और उड़द का क्रॉस करके प्रजातियां बनाते हैं। जैसे मेहा एक उसका एग्जांपल है, IPM 99-125, वो जो है मूंग और उड़द का क्रॉस है। IPM 2-3 एक बहुत प्रचलित प्रजाति है, तो उसके अंदर वो मूंग उड़द का डायरेक्ट क्रॉस तो नहीं है, लेकिन उसमें मेहा का ब्लड है, मेहा का खून उसके अंदर है। तो उस तरह की प्रजाति में कुछ 19-20 का अंतर आ सकता है, लेकिन जब हम जो क्वालिटी एस्पेक्ट पे लोग काम करने वाले हैं और वो जब उसका एनालिसिस प्रोफाइल देते हैं तो उस एनालिसिस प्रोफाइल में कोई विशेष अंतर नहीं बताते।
और उनका कहना यह है कि शायद ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब ये एक मन का वहम है, और ये क्योंकि ये समय प्रचलित है कि इस समय मूंग उड़द के क्रॉस करके या जंगली प्रजातियों से क्रॉस करके नई प्रजातियां बनाई जा रही हैं, तो एक ही मिसनोमर है कि स्वाद में अंतर है। और अगर हम उसको उसी प्रजाति को पुरानी प्रजाति के नाम से पैकेजिंग करके खाने के लिए दें तो शायद वो स्वाद में अंतर नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि जब हम उड़द से क्रॉस करते हैं तो स्वाद में कुछ ना कुछ अंतर आना संभव है। मूंग, वड़ी, पापड़ इत्यादि के लिए अभी तक कोई विशेष प्रजाति संस्तुत नहीं थी, सिर्फ इसमें क्रॉप की प्रेफरेंस थी। जैसा मेरी बात हुई थी अशोक मसाला वालों से या और जो लोग इस तरह के जो प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रोसेस इंजीनियर डॉक्टर कुसुम वर्मा है, ये सब बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ प्रेफरेंस क्रॉप की है कि जो समर ग्रोन क्रॉप है उसकी ज्यादा प्रेफरेंस है, और जो रबी खरीफ ग्रोन क्रॉप है उसकी कम प्रेफरेंस है। लेकिन अभी तक इस एस्पेक्ट पे काम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अभी तक तो हम लोग इसमें आत्मनिर्भर ही थे, दाने में ही हम लोग बाहर से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, है ना। लेकिन अब हम उस स्टेज में पहुंचे हैं तो अब उस पर कार्य शुरू किया गया है और जल्दी उस तक प्रजातियां उपलब्ध होंगी। जी डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार जी हैं, ये मूंग की वैरायटी जो MH1142 है, इसके बारे में डिटेल्स जानना चाह रहे हैं। MH1142 को नाम में कहीं कुछ समस्या है इस वैरायटी के। MH1142, MH5, ये 500, MH412, 421, हाँ 421, ये भी 421 हो सकता है। ये प्रजाति राजस्थान, सॉरी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है और बहुत अच्छी प्रजाति है। ये प्रजाति विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भारत के नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए संस्तुत की गई है, जिसमें कि आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट और पंजाब, राजस्थान, ये क्षेत्र आते हैं। और इसकी जो पकने की अवधि है वो लगभग 65 से 70 दिन की है, और जो उपज का पोटेंशियल है वो लगभग 13 से 14 क्विंटल 1 हेक्टेयर में आता है। सर एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जी जी। क्योंकि न्यूक्लियस और ब्रीडर की उपलब्धता जो है नवीन प्रजातियों की कम रही, जी, तो हमारे सीड हब में अब आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर हो रही है वो MH421 ही है, जो कि 3-4 हमारे सीड हब के माध्यम से इसका मल्टीप्लिकेशन बड़े पैमाने पे किया गया, और हरदा, होशंगाबाद, इवन दमोह, जबलपुर, तो इन क्षेत्रों में इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है किसानों के खेत में अच्छा देखा गया। तो इस प्रजाति का जो है क्योंकि अन्य राज्यों के लिए संस्तुत है, लेकिन यहाँ पे इसका एडाप्टिव ट्रायल करने के बाद जो है यहाँ इसको लगाया गया और अच्छा परिणाम देखा गया। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हम उस पे होंगे कि हमारे पास शिखा और विराट पर्याप्त मात्रा में हो, और जिससे कि हम उसका जो है बड़े पैमाने पे किसानों को आधार एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध करा सके। जी, MH421 बहुत अच्छी प्रजाति है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप 5-6 प्रजातियां मूंग की हैं देश में, उसमें से MH421 भी एक है जो हिसार की प्रजाति है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है, और इसको बिल्कुल लगाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, विवेक कौरव जी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के फर्टिलाइजर की जो क्वांटिटी है वो कितना देना चाहिए, कितना रिकमेंडेड है? दरअसल फर्टिलाइजर के लिए वैसे तो मुख्य रूप से ये जमीन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मूंग के अंदर दरअसल या उड़द के अंदर दोनों फसलें ऐसी हैं जो नाइट्रोजन अपने आप ही कुछ समय के पश्चात स्थिरीकरण करना शुरू कर देती है। लेकिन इसमें स्टार्टर डोज के रूप में 20-20-20 एनपीके जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, मुझे 20-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एक स्टार्टर डोज के रूप में एज ए बेसल डोज जिसको हम बोलते हैं, या ये कहते हैं कि बुआई के समय जो है कुंडों में डाल देना चाहिए, जिससे कि पौधे को इनिशियली स्टार्ट करने में मदद मिल जाए। इसके अलावा जिंक सल्फेट या जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भूमि के ऊपर निर्भर करते हैं कि हम किस तरह की भूमि में लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम मिनिमम स्टार्टर डोज दे रहे हैं, अगर हमारा खेत पहले से काफी फर्टाइल है, विशेषकर जैसे मैंने बताया आपको आलू का खेत है या फिर गेहूं का खेत भी अच्छा है रहता है, तो उस खेत में अक्सर जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जी डॉक्टर साहब, सॉइल एप्लीकेशन के बजाय यदि एनपीके ऊपर से दिया जाए फोलियर स्प्रे में तो मे भी ज्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, ये भी मैं बताने वाला था। एनपीके का 2% फोलियर स्प्रे का बहुत अच्छा परिणाम पाया गया है, और
ये पाया गया है कि अगर फूल आने की स्थिति, पुष्पण की स्थिति में एक सिंचाई जिसमें जरूरत पड़ती है, एक सिंचाई करने के पश्चात उस पे अगर आप 2% एनपीके का स्प्रे, पहले तो यूरिया का स्प्रे हम लोग कहते थे, लेकिन अब ये कहा जाता है कि अगर हम उसमें 2% एनपीके का स्प्रे कर दें, उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और उपज में वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से फोलियर स्प्रे जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, फोलियर स्प्रे करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, विजय मनेरिया जी पूछ रहे हैं कि पारस कंपनी की ग्रीन बोल्ट करके वैरायटी आती है, तो ये क्या राजस्थान के लिए उचित रहेगी सर? दरअसल प्राइवेट कंपनीज की जो वैरायटीज हैं उसमें ग्रीन गोल्ड या जो भी नाम है, जो हमारी जो सरकारी तंत्र है या एआईसीआरपीज हैं, उसके हिसाब से इस नाम की वैरायटी कोई संस्तुत नहीं किया गया है। कुछ वैरायटीज जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, जैसे निर्मल सीड्स की वैरायटीज है, केवल उन्हीं को संस्तुत किया गया है, तो इसलिए इस वैरायटी के बारे में मैं कोई विशेष राय व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक डॉक्टर साहब। सुरेश द्विवेदी जी मध्य प्रदेश से हैं, ये पूछ रहे हैं कि मूंग और उड़द की कोई ऐसी वैरायटी है जो दोनों एक साथ हार्वेस्ट किया सकें? जी, मैंने आपको बताया कि अब जितनी प्रजातियां, जैसे मैंने आपको बताया कि शिखा है, विराट है, इवन MH 421 है, ये सारी प्रजातियां इस तरह की हैं कि जिनको एक साथ हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना होगा आपको कि जैसे विराट है, अगर ये 55 दिन की है तो पकने की अवधि जब उसकी आती है तो उससे 10 दिन पहले से आपको पानी देना बंद करना होगा। अगर आप पकने के बाद भी उसमें पानी दे देंगे तो वो एक साथ नहीं पकेगी और आपको तुड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जितनी प्रजातियां अब आई हैं उसमें आपकी IPM 2-3 है, IPM 2-14 है, विराट, शिखा, कनिका, वसुधा, MH 421 है ना, तो ये सारी प्रजातियां एक साथ पकने वाली हैं और इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कि आप उसमें पानी, जब आपकी फलियां उसमें लगभग लगनी बंद हो जाए पहले फ्लश की, तो पानी देना बंद कर दें तो वो एक साथ पक के तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अरुण शर्मा जी पूछ रहे हैं कि कंबाइन से हार्वेस्टिंग के लिए एक साथ पकाने के लिए केमिकल का स्प्रे क्या उचित है? केमिकल के लिए दरअसल पैराकार्ट या इस तरह के केमिकल्स अब बहुत बड़े लेवल पे यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कुछ इंटरनेशनल परियोजनाएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी, तो वहां पर भी जब हम लोगों ने इंक्वायर किया तो वो लोग भी मुख्य रूप से 2,4-D के जो अलग अलग वर्जन आते हैं, है ना, खासकर तो विशेषकर तो पैराकार्ट ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इसके रेजिडुअल इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने लिटरेचर पढ़ा और लोगों से डिस्कस किया जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में बड़े वेरिएबल राय हैं। ये तो निश्चित है कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए फसल के ऊपर, खास करके जब फसल पकी खड़ी हो। लेकिन ये भी सही है कि मूंग एक ऐसी फसल है जो स्टे ग्रीन है या हरी रहती है हमेशा पकने के बाद भी, तो उसमें बिना कोई डेसिकेंट इस्तेमाल किए उसको सुखाना जो है वो संभव नहीं होता। तो ऐसे में यही सलाह दी जाती है, क्योंकि ये फली के अंदर इसमें बीज होता है तो इसका पेनिट्रेशन जो बहुत कम है और जो इसका पैराकार्ट का या जो केमिकल्स हैं इनका जो शेल्फ लाइफ है वो भी कम है और ये जल्दी बाद में आकर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो उसके बाद भी हमें प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि अगर फसल को केमिकल से सुखाया गया है तो उसको मार्केट में बेचने से पहले या इस्तेमाल से पूर्व एक जो कूलिंग पीरियड होता है, जिसको बोलते हैं कि हम कम से कम 15 से 20 दिन का एक कूलिंग पीरियड जो है उसको जरूर रखें, ताकि अगर उसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट भी हो तो वो खत्म हो जाए। लेकिन अभी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली या जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक डेसिकेंट्स हैं उन पे सब पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डेसिकेंट नहीं है जिसको सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए इनके अलावा। ठीक सर, नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं बिहार से कि बिहार में कोई सिंगल कटिंग के लिए कोई बेस्ट वैरायटी है जो जिसका इस्तेमाल कर सके? हाँ, देखिए सिंगल कटिंग के लिए मैंने ये बताया है, जो कई बार पहले भी इसे बता चुका हूँ कि बिहार हो या जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि विराट एक पैन इंडिया वैरायटी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए रिकमेंड की गई है, ये एक सिंगल कटिंग वैरायटी है। इसी तरह से शिखा जो है वो बिहार में उगाई जा सकती है, वो एक सिंगल कटिंग वैरायटी है। लेकिन अभी एक सबसे नई प्रजाति हमारी जो बिहार राज्य के लिए विशेष रूप से पूरे नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए आई है, वो है सूर्या IPM 512-1, और इसका यील्ड पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। इसका एवरेज ही वो हमारे अपना जो एवरेज 20 से 21 क्विंटल का एवरेज 1 हेक्टेयर का है। तो ये भी एक सिंगल कटिंग के लिए वैरायटी जो है वो लेटेस्ट है और 2020 में ही संस्तुत की गई है बिहार राज्य के लिए, तो इसको आप लोग इस्तेमाल करिए और ये सिंगल कटिंग वैरायटी। जी डॉक्टर साहब, एक धर्मेंद्र पटेल जी हैं जो उन्होंने पूछा है कि जो इल्ली है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, कोरोजन, और मैं समझता हूँ कि इनकी प्रति रेजिस्टेंस पावर भी कैटरपिलर्स ने डेवलप की हुई है। वो नीम ऑयल आपने बताया वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्या कोई और भी ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि जो कवर कर सके, जैसे आजकल NPV वगैरह भी डेवलप हो रहे हैं? दरअसल इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि कोराजन का इस्तेमाल करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। कोराजन
जो है वो दलहनी फसलों के लिए संस्तुत नहीं किया गया है। ये सिर्फ जो कोल क्रॉप्स हैं उनके लिए संस्तुत किया गया है, और शायद, मुझे बहुत अच्छा नॉलेज का नहीं है, लेकिन शायद कॉटन के लिए उसको रिकमेंड किया गया है। दलहनी फसलों पे अभी इनके ट्रायल चल रहे हैं, और कोराजन का जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको मूंग की फसल पे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती। जहां तक इल्ली का प्रश्न है, मैं एक्चुअली इल्ली को प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद आप बिहार हेरी कैटरपिलर की बात कर रहे हैं। कैटरपिलर सर, ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो जी, तो इसके लिए एक्चुअली आजादीरेक्टिन या नीम एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जैसे आपने बताया अभी एनपीवीज जो है वो विशेष करके जो विग्ना क्रॉप्स है उसके लिए एनपीवीज का अलग से रिकमेंडेशन आ रहा है, लेकिन इसमें एनपीवी भी अच्छा काम करते हैं। और इसके अलावा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स है वो भी अच्छा काम करते हैं। मैं इसमें बीटीज भी आई हुई है आजकल, बीटी है, बैसिलस थ्रोजेनेसिस भी अच्छा काम करता है। बवेरिया बेचन और मेटाराइजम को यदि नीम ऑयल के साथ स्प्रे करते हैं तो वो भी क्विक रेस्पॉन्स उनका है, अगर प्रेजेंस है वहां पर इंसेक्ट की। तो जी कुछ एक सवालों का एक मिक्स स्वरूप है सर। ये सवाल है, ज्यादातर मैंने जो देखा है होशंगाबाद और इटारसी के आसपास के किसानों ने कुछ सालों में एक नई तकनीक अपने आप में सोची है कि इनकी फसल जो है सीजन वाली होती है वो खराब होने लगती है, या किसानों में ये होड़ होती है कि हमारी फसल दूसरे किसानों से थोड़ा पहले आ जाए। तो ये लोग खड़ी फसल में राउंड अप टाइप की या कुछ भी अपनी जो है डाइकॉट पैराकॉट टाइप की हर्बिसाइड का स्प्रे करके फसल को जला देते हैं और बाकी किसानों से थोड़ा पहले पा लेते हैं। तो ये वैसे तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, कुछ ऐसी वैरायटी तकनीक हो सर जो ये लोग इन छिड़काव से बच सकें और उपभोक्ता फसल पा सकें। हाँ, दरअसल इसमें जैसे हमने अभी थोड़े पहले भी डिस्कस किया था कि दरअसल मूंग जो है वो एक स्टे ग्रीन क्रॉप है। तो इसमें होता है कि फसल के पकने के बाद भी जो पत्तियां हरी रहती हैं और वो कंबाइन में हार्वेस्टर में फंस जाती हैं। आपका जो पूरा मध्य प्रदेश की हरदा होशंगाबाद दमोह वाली बेल्ट है, इसके अंदर लोग कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं, और वो उनकी कोशिश ये होती है कि फसल सूख जाए ताकि वो कंबाइन हार्वेस्ट से हार्वेस्ट की जा सके, और इसी चक्कर में स्प्रे करते हैं पैराक्वाट का या और मतलब जो केमिकल्स। इससे बचने के लिए एक्चुअली क्या है कि मूंग में दरअसल अभी तक तो जो कार्य था मुख्य रूप से वो केंद्रित था छोटी अवधि प्रजातियां लाने का। तो जहां तक केमिकल डेसिकेंट्स की बात है तो केमिकल हर्बिसाइड्स और डेसिकेंट्स पे काम चल रहा है, और अभी तक कोई ऐसा डेसिकेंट नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि 100% सेफ है ये, और इसको आप जो है स्प्रे करके अपनी फसल को सुखा लें। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो किसान है वो हमेशा थोड़ी अर्ली स्प्रेइंग करें और जल्दी पकने वाली प्रजाति लगाएं, जिससे कि जब तापमान 38 डिग्री से ऊपर जाए तो उसमें पत्तियां जो है वो अपना डेसिकेट होनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद उसको वो कटाई करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। शुभम जी, और प्रश्न है क्या डॉक्टर शुभम जी? हाँ जी, एक सवाल है सर। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से हमारी बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर की छात्रा है रिया तलाडी। तो इनका सवाल है, मूंग और उड़द जो कि एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो इनमें राइजोबियम की स्ट्रेन इनोकुलेट करने के लिए अलग अलग सीड ट्रीटमेंट का जो स्ट्रेन है वो क्या है सर? आपकी आवाज कट रही है, आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि राइजोबियम से कैसे उपचारित करें? ये भी सर, और दोनों फसलों के लिए अलग अलग स्ट्रेन, उड़द और मूंग के लिए क्या अलग अलग स्ट्रेन है राइजोबियम की? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि राइजोबियम के अब स्पेसिफिक स्ट्रेन आ गए हैं, क्योंकि आज इस बारे में हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सेंथिल कुमार, उनसे डिस्कशन हो रहा था। इसके अब लिक्विड फॉर्मुलेशंस अलग अलग राइजोबियम की आ गई हैं जो मूंग और उड़द के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन दोनों ही विग्ना क्रॉप्स हैं और दोनों की जो राइजोबियम स्ट्रेन्स हैं वो मोर और लेस बराबर काम करते हैं और वो काफी इफेक्टिव है। तो इसलिए मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोर और लेस दोनों के लिए जो राइजोबियम स्ट्रेन्स हैं वो एक तरह के हैं, वो एक ही तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी नेक्स्ट। जी शुभम सर। शुभम जी, मेरे ख्याल से प्रश्न अगर हो गए हों तो आगे बढ़ा जाए अगले सेक्शन पे। सवाल और प्रश्नों का उत्तर सेशन अपन यही समाप्त करते हैं सर। अब मैं अपने अगले सेशन में, जो कि हमारा आज के वेबिनार का लगभग अंतिम सेशन की ओर हम आ रहे हैं, मैं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के हमारे वेबिनार को समाप्त करें और
सर के धन्यवाद के लिए आमंत्रित करें हमारे आज विशेष आमंत्रित सदस्य को। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। डॉक्टर देवेंद्र कैसी सर। थैंक यू सौरभ जी। निश्चित रूप से अब अविश्वसनीय रहा आज का वेबिनार। प्रथम 20 मिनट में ही सभी 100 सीट्स का ये है हमारा, और सभी 100 सीट कंसिस्टेंटली जो है अगले 50 मिनट तक भरी रही, और श्रोता जो है लगातार मूंग और उड़द से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहे। तो निश्चित रूप से आज का बहुत ये हमारा 29वां वेबिनार बलराम संदेश के इस वेबिनार सीरीज के में जायद की फसलों की शुरुआत के लिए निश्चित रूप से जो है मील का पत्थर साबित होगा। और 100 किसान, आप विश्वास करें कि बहुत सारे जो हमारे विश्वविद्यालय के या हमारे परिचित लोग थे जो कि जो है या विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे, मैंने उनको काफी कुछ अलग किया जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा सके और ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हों। पढ़े लिखे लोग आपस में बड़ी सहजता और सरलता से इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य समूह का उद्देश्य हमेशा ये रहा कि हमारे समूह से विशेषज्ञों के माध्यम से ज्यादा किसान लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। आज का जो मुख्य फोकस देखा गया कि कुल 9 राज्यों के किसानों, जितना मैं देख और समझ पाया, 9 से ज्यादा राज्यों के किसानों ने जो है अपनी आज के वेबिनार में भाग लिया, और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर आदित्य प्रताप जी, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया इस संदर्भ में। निश्चित रूप से आगामी समय में, क्योंकि आज ये वेबिनार अभी 2 दिन पहले ही निवेदन किया था आदरणीय डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने बड़ी सहजता और सरलता से स्वीकार जो है अपनी सहमति दी, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जो है अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे किसानों को समय दिया। मैं आज के वेबिनार के में जो है आभार प्रदर्शन के लिए हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर प्रणय व्यास साहब जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं, हमारे प्रमुख दलहन उत्पादक जिले उज्जैन के, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, और साथ ही साथ उनसे ये अनुरोध भी करता हूं कि मूंग और उड़द की बीज उत्पादन में प्रैक्टिकल क्या कठिनाइयां हो रही हैं, और हम क्यों अपनी क्षमता होने के बावजूद इतना बड़े पैमाने पे हम मूंग और उड़द लगाते हैं, और हम उसका बीज तैयार करने में कहीं न कहीं जो है प्रमाणित या आधार बीज किसानों को उपलब्ध कराने में कहीं न कहीं जो है कमी महसूस की गई है। तो मैं इस बिंदु पे भी जो है सर से चाहूंगा कि सर चर्चा करें, क्योंकि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दोनों साथ हैं। सब लोग मिलके हम इस दिशा में क्या प्रयास कर सकते हैं कि हमारे किसानों को आने वाले दिनों में जो है निश्चित रूप से इन सभी प्रमुख प्रजातियों को हम जो है प्रदेश सहित देश के अंतिम उस किसान तक पहुंचाने में कब सफल होंगे कि हमारा जो है दूर से जो हमारी तरफ निगाह रखे हुए हमारा किसान जो है देख रहा है कि वो प्रजातियां हमारे पास उनका प्रमाणित बीज कब तक उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मार्गदर्शक, हमारे जो है बहुत ही अनुभवी, जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा साहब की हमारे नौकरी है, और सतत मतलब जितना मैं जानता हूं सर से जीवन में, क्योंकि मैं खुद स्वयं भी बीज प्रमाणीकरण में रह चुका हूं, तो बहुत कुछ सीखा, लगातार सीखता हूं, आज भी सीखता हूं, और सर का स्नेह और मार्गदर्शन हम लोगों के बीच हमेशा बना हुआ। मैं आमंत्रित करता हूं प्रणय व्यास साहब को। स्वागत है सर। धन्यवाद देवेंद्र। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहूंगा। डॉक्टर आदित्य प्रताप सर ने बहुत अच्छे विस्तार में जो है वो मूंग उड़द के ग्रीष्मकालीन प्रबंधन और अधिक उत्पादन की तकनीक के बारे में बहुत अच्छे से बताया। एक प्रश्न था MH1142। MH1142 एक हिसार से निकली हुई वैरायटी है सर, जो 2020 में आइडेंटिफाई हुई है, और ये कुछ अलग नहीं है।
ये 421 का ही 421 का ही सिलेक्शन, उसी में से सिलेक्शन करके उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के लिए ये वैरायटी अधिसूचित की गई। आज का जो मुख्य वक्तव्य रहा वो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। इससे न केवल किसान, बाकी हम लोगों को भी बहुत मार्गदर्शन मिला है। और निश्चित रूप से जब हम अब किसानों के बीच में जाएंगे तो इन सब बातों के, हीरा एक वैरायटी आपने विकसित की है, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये मध्य प्रदेश के किसानों को भी उपलब्ध हो। जहां तक बीज उत्पादन का सवाल है साहब, बीज उत्पादन में अभी पिछले कुछ सालों में हमने ये तक देखा है कि जिस वैरायटी का उत्पादन कार्यक्रम लिया गया उसका बीज ही नहीं आया, सैंपल जो है किसी दूसरी वैरायटी का निकल रहा है। और यदि इस तरह का माल प्रैक्टिसेस ज्यादा होगी तो बीज वितरण प्रभावित होगा, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और होता रहेगा। वेराइटल प्योरिटी मेंटेन करना सिर्फ वैज्ञानिक का काम नहीं है, बीज उत्पादक संस्थाओं का उससे ज्यादा जवाबदारी पूर्वक बीज उत्पादन करके और किसानों तक पहुंचाने का दायित्व जब तक वो लोग नहीं निभाएंगे, हम मूंग उड़द जैसी किस्मों के अंदर कुछ भी रिप्लेसमेंट रेशो को नहीं बढ़ा पाएंगे। आज के मुख्य वक्ता ने तो एक समय बांध दिया, आपने जैसा बताया कि 100 तो पूरे हो गए थे, यदि आज 150 या 200 का भी टारगेट होता तो वो भी पूरा होता साहब। और अब हमें इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। एक लगातार निर्बाध बिना किसी रुकावट के सर का जो लेक्चर चालू हुआ और ऐसा लग रहा था पानी पीने की इच्छा हो रही है मगर उठ के मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो 2 सेंटेंस निकल जाए। इस तरीके से समा बांध देना, सब लोगों को रोक के रखना, ये निश्चित ही आप इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं सर। और बलराम संदेश से आपने जुड़ करके लगातार आपका दूसरा या तीसरा लेक्चर है और दोनों लेक्चर मैंने सुने हैं सर, और बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है आपका रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद आपका अर्पित करता हूँ। पूरी टीम बलराम ने जिस मेहनत लगन से ये काम किया है, और ये 29वां, अभी तो अपन ने हाफ सेंचुरी, आधी सेंचुरी भी नहीं बनाई है, हमें तो डबल सेंचुरी बनाना है। पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं। तो इसलिए जो है हमें अपने ऐसे और जो वैज्ञानिकों को चुन चुन कर लाना पड़ेगा और किसानों को लाभान्वित कराना पड़ेगा। उन सब 100 किसानों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बलराम संदेश ग्रुप पे अपना विश्वास जाहिर किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि बलराम संदेश जो किसानों ने विश्वास उस पर जताया है उस पर 100% खरा उतर रहा है और आगे भी उतरता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय सर, आपकी बातें बहुत प्रेरणादायक रही बलराम संदेश के लिए, हमारे आज के प्रमुख वक्ता आदित्य प्रताप सर के लिए और हम सब के लिए। कृपया अगर ऐसे जुड़े रहिए और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच उपलब्ध रहें। जो भी किसान हमारे बीच अभी मौजूद हैं, अभी उपस्थित हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और बहुत जल्द ही आज के सेशन का हम लोग अपने बलराम संदेश के YouTube चैनल पर वेबिनार अपलोड कर देंगे, और उम्मीद करता हूं आप सभी प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और कृपया कर कोरोना से बचाव करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। शुभ रात्रि। जय बलराम।